डाइपोल मोमेंट में सेकंड पार्ट देख रहे हैं, कुछ टॉपिक उसके रह गए थे डाइपोल मोमेंट के, वो कंप्लीट कर लेते हैं सेकंड लेक्चर में। ठीक है, देखिए तो डाइपोल मोमेंट में हमने तीन मेन पॉइंट पढ़ लिए थे। ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसका सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो और उस पे अटैच जो टर्मिनल एटम है वो सब आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था, मतलब मॉलिक्यूल क्या था, नॉन पोलर। और सेकंड केस क्या था, अगर अगर मॉलिक्यूल्स की जो शेप है, अगर मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है तो फिर उस केस में उसका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होगा उस केस में, पोलर। और तीसरी कंडीशन थी कि अगर मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो वी शेप है, वी शेप का हो या वेंट शेप का हो, अगर वी शेप है या फिर पिरामिडल है, और तीसरा था वी शेप हो गया, पिरामिडल हो गया और टी शेप हो गया। इन तीन केस में अगर मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है, वेंट शेप है, टी शेप है और या फिर कह सकते हैं पिरामिडल है, तो उस केस में भी नेट डाइपोल कभी जीरो नहीं हो सकता, तो उस केस में मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, म्यू और ज्योमेट्री से कुछ रिलेशन देख रहे हैं, इसके ज्योमेट्री के साथ में म्यू कैसे वेरी करता है। चलिए, हमारे पास कोई इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है जिसमें क्या है, सेंट्रल एटम पे जो टर्मिनल एटम है वो कितने हैं, टू हैं, और साथ में जो टू एटम्स हैं टर्मिनल एटम, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। क्लियर। तो अगर हमारे पास कोई AX2 वाला कंपाउंड है, AX2 वाला मॉलिक्यूल्स है, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो कब होगा, तो देखिए डाइपोल मोमेंट जीरो कब हो सकता है, जब इसकी शेप क्या हो जाए, लीनियर। देखिए, सेंट्रल एटम पे दो सेम एटम अटैच हैं, अब इन दोनों एटमों का जो डाइपोल है वो इक्वल होगा, अब इक्वल होगा, मगर ये जीरो कब हो सकता है, जब ये कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल कब हो सकता है, जब इसकी शेप क्या हो जाए, लीनियर हो जाए। ठीक है, अगर ए पे लगने वाले दोनों एक्स क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, लीनियर हो जाए, तो उस केस में नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो। अब किसी भी मॉलिक्यूल की लीनियर शेप कब हो सकती है, लीनियर शेप दो केस में हो सकती है, जब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो, sp, अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो, sp हो, तो शेप क्या होगी, लीनियर। और एक और कंडीशन है sp3d, sp3d में लीनियर शेप कब होती थी, sp3d का मतलब 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जब भी 5 से ज्यादा और 3 से 4 से ज्यादा ऑर्बिटल होती हैं तो एक ऑर्बिटल प्लेन के अप और एक प्लेन के डाउन, बाकी रिमेनिंग ऑर्बिटल्स कहाँ जाएंगी, प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर। तो इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, तो एक अप एक डाउन, तो और बाकी बची तीन, वो क्या बनाएंगी, ट्रायंगल। तो ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल होता है sp3d। अब sp3d में जो शेप है वो ट्रिगोनल बाईपिरामिडल है, अगर एक लोन पर आता है तो क्या बन जाती थी, सी शेप बन जाती थी, दो लोन पर आते थे तो टी शेप बन जाती थी, और तीन लोन पर आते थे तो पूरा ही ट्रायंगल क्या होता था, गायब, क्योंकि इस केस में जो मल्टीपल बॉन्ड है या लोन पर है कहाँ जाते थे, ट्रायंगल की वर्टेक्स पे। अगर तीन लोन पर आएंगे तो शेप क्या रह जाएगी, लीनियर। तो लीनियर शेप दो तरीके से हो सकती है मॉलिक्यूल्स में, कब, जब sp हाइब्रिडेशन हो या sp3d हो और साथ में कितने लोन पेयर हो, 3, तो उस केस में लीनियर शेप हो सकती है। तो क्लियर होगी बात, कंफर्म होगी बात। अगर AX2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसका नेट डाइपोल जीरो जब हो सकता है, जब इनके दोनों AX बॉन्ड के क्या हो जाए, दोनों X के डाइपोल आपस में कैंसिल हो जाए। वो कैंसिल जब हो सकते हैं, जब लीनियर शेप हो, और लीनियर शेप इस मॉलिक्यूल की जब हो सकती है या तो ये sp हाइब्रिडाइज हो, और या फिर क्या हो जाए, sp3d के साथ कितने लोन पेयर हो जाए, 3। अगर हाइब्रिडेशन sp3d हो, लोन पर कितने हो जाए, 3, तो उस केस में शेप क्या हो जाती है, लीनियर। देखिए जैसे एग्जांपल देख लें, sp का एग्जांपल जैसे CO2 देख लिया, तो CO2 में जो सेंट्रल कार्बन एटम है, देखिए उसी टाइप का तो कंपाउंड हो गया, ए, ये सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम पे जो अटैच एटम है वो 2 है, दोनों क्या है, सेम है। तो अगर इसकी बात करें तो ये लीनियर शेप का है, इसकी जो हाइब्रिडेशन है, दो डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला कार्बन हमेशा क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज, तो इसमें जितना डाइपोल इस बॉन्ड की बेस होगा उतना डाइपोल इसकी बेस होगा, दोनों इक्वल और पॉइंट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट डाइपोल क्या होगा, जीरो। इस केस में देख लीजिए, किसमें, XCF2 में, तो XCF2 में अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो कितनी आएगी, sp3d, और लोन पर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3। कैसे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो 2 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और बाकी बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। तो इस पे क्या हो गया, हाइब्रिडेशन हो गई sp3d, और क्या हो गया, 3 लोन पेयर हो गया। sp3d शेप की शेप होती है, ज्योमेट्री होती है ट्रिगोनल बाईपिरामिडल, मगर 3 लोन पेयर हैं, वो तीनों लोन पेयर ट्रायंगल के वर्टेक्स पे चले जाएंगे, और ये अप डाउन।
तो शेप कैसी रहेगी, ये लीनियर। तो इसका डायपोल, जितना डायपोल ये एफ जनरेट करेगा उतना डायपोल ये एफ जनरेट करेगा, और आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये लोन पेयर आपस में ट्रायंगल पे है, सिमेट्रिकल है, तो आपस में तीनों लोन पेयर का डायपोल आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली किस पे लगे हुए हैं, ट्रायंगल पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स किसी पॉइंट पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, या उनका वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो। तो तीनों लोन पेयर आपस में ट्रायंगल की वर्टेक्स पे, तीनों लोन पेयर का रिजल्टेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, और एफ एफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या कह सकते हैं इसकी शेप क्या रही थी, लीनियर, यानी कि एफ आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो नेट डायपोल क्या हो गया, जीरो। चलिए, AX2 टाइप का कंपाउंड हो और उसका डायपोल मोमेंट जीरो कब हो सकता है, तो आपने देख लिया जब लीनियर शेप, और लीनियर शेप दो केस में हो सकती है, जब हाइब्रिडेशन sp हो या हाइब्रिडेशन sp3d के साथ कितने लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो जाए। क्लियर, तो कितने लोन पेयर हो जाए इसमें, 3 लोन पेयर। कब जीरो नहीं हो सकता, देखिए कब जीरो नहीं होगा, जब इसकी शेप लीनियर ना हो। लीनियर ना हो तो फिर क्या हो सकती है, दो बॉन्ड की शेप क्या हो सकती है, अगर मान लीजिए एक सेंट्रल एटम पे दो एटम जुड़े हो तो ज्यादा या तो लीनियर शेप होगी या बेंट होगी। ठीक है, ये या तो अपोजिट लग रहे होंगे एक दूसरे के, तो लीनियर, और अपोजिट नहीं होंगे तो फिर बेंट हो जाएगी। तो फिर नॉन जीरो कब होगा, जब वेंट शेप हो जाए। और वेंट शेप कब हो सकती है, वेंट शेप देखिए sp2, जब sp2 हाइब्रिडेशन हो, sp2 मतलब 3, और जब sp2 होती है तो शेप होती है ट्रायंगुलर बाइप्राइम, यानी कि ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रीगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, मगर एक लोन पर आ जाए तो क्या बच जाता है, एक लोन पर अगर आ जाएगा तो एक बॉन्ड गायब हो जाएगा, क्या शेप रह जाती है, ट्रायंगल में से एक साइड गायब हो जाएगी, तो बस से क्या रह जाती है, वेंट शेप। तो इसमें v बचेगी, तो तो वेंट शेप कब हो सकती है, जब हाइब्रिडेशन sp2 हो और साथ में क्या हो, 1 लोन पेयर। ठीक, या sp3 हो और लोन पेयर कितने हो जाए, 2, क्योंकि sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर इसमें दो लोन पर आ जाएंगे तो दो बॉन्ड गायब होकर दो बॉन्ड बचते हैं, जो कैसे शेप में हो जाएंगे, वी शेप में। तो देखिए ये हाइब्रिडेशन sp2 है, और इसमें एक लोन पर आते ही कैसी शेप रह गई, वेंट शेप, क्योंकि एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एक बॉन्ड गायब हो जाएगा, तो कैसी शेप रह जाएगी, वेंट शेप। और इसमें कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। वैसे भी आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको फंडा बता रखा, अगर किसी भी सेंट्रल एटम पे एक लोन पर आ जाए तो उसका डायपोल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इन बॉन्ड की जो पोलैरिटी आएगी, एक बॉन्ड की पोलैरिटी है, एक बॉन्ड की पोलैरिटी है, इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट पोलैरिटी आएगी, ये हो गई बॉन्ड पेयर की पोलैरिटी, और ये किसकी पोलैरिटी होगी, ऊपर लोन पेयर की। लोन पेयर की जो पोलैरिटी है, लोन पेयर का जो मोमेंट है, वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, बॉन्ड पेयर से, तो वो आपस में कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो ये कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, मगर इससे सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको तरीका बता रखा, अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पर आया तो कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। सेम कहानी यहाँ हो जाएगी। इसमें क्या हो गया, कैसी शेप हो गई, वेंट, तो सेंट्रल एटम पे एक लोन पर आ जाए तो कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। या दूसरा फंडा लगा दो, दूसरा फंडा क्या बता रखा, अगर वेंट शेप हो, पिरामिडल शेप हो, टी शेप हो, तो कभी भी डायपोल जीरो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में डायपोल ये कैसी शेप है, वेंट शेप है, वेंट शेप, दोनों की वेंट शेप है, ये भी वेंट शेप है, वेंट शेप है, वेंट शेप है, तो डायपोल मोमेंट कभी जीरो होगा नहीं, चेक करने की जरूरत है नहीं। चेक करोगे तो बॉन्ड की पोलैरिटी, लोन पेयर की पोलैरिटी, पहली बात तो सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ओ मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम है तो इसकी पोलैरिटी इधर जाएगी और लोन पेयर की इधर, इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी इधर जाएगी और लोन पेयर की भी इधर, तो आपस में ऐड होके ये दोनों ऐड होके एक रिजल्टेंट इधर आएगा, ये दोनों ऐड होके एक रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर निकलेगा कहीं। ठीक है, तो इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो इन्हें ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वेंट शेप है तो डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, अगर वेंट शेप है, पिरामिडल शेप है, या टी शेप है। नेक्स्ट देखिए, जैसे AX3 मोलिक्यूल्स है कोई, मतलब सेंट्रल एटम पे कितने सेम आइडेंटिकल एटम लगे हैं, 3। तो इसका डायपोल कब जीरो हो सकता है और कब जीरो नहीं होगा, अगर ये क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब किस टाइप की कंडीशन, पहली जो कंडीशन मैंने बताई थी कि सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो और उस पर लगने वाले जितने भी एटम है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 3 हो, अगर वो सेम है तो उस केस में डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो, मतलब सिमेट्रिकल। तो AX3 के केस में डायपोल मोमेंट जीरो कब होगा, जब क्या हो जाए, ट्रीगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाए। ट्रीगोनल प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज और साथ में क्या हो, लोन पर क्या हो, जीरो लोन। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर तो जब भी बन सकती है इसकी, तीन ट्रायंगुलर प्लेनर कब बनेगा, जब 3 बॉन्ड बनेंगे। 3 बॉन्ड कब बन रहे होंगे, जब इस पे क्या है, तो ध्यान रखना AX3 का नेट डायपोल मोमेंट जीरो कब हो जाएगा, जब ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो, जीरो लोन पेयर के साथ। ये वो वाला फंडा लगा सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए BCl3, तो BCl3 में आप इसके थ्रू चेक कर लो, चाहे वैसे आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट क्या बता रखा, अगर सेंट्रल ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो और उस पर लगने वाले ऑल एटम क्या हो, सेम हो, तो उस केस में हमेशा डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि वो हमेशा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बनाएगा।
तो इस केस में अगर क्या होगा, डाइपोल इस मॉलिक्यूल, इस टाइप के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा अगर उसकी एवरेशन, उसकी शेप क्या हो जाए, ट्रायंगुलर प्लेनर, या कह सकते हैं उसकी एवरेशन sp2 हो लोन पेयर जीरो के साथ। चलिए, हाँ, कब जीरो नहीं होगा, तो कब जीरो नहीं हो सकता, अगर इसकी शेप क्या हो जाए, इसकी शेप क्या हो जाए पिरामिडल, मतलब sp, जैसे sp2 शेप थी, sp2 मतलब तीन, तीन का मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड बन रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। अगर मान लीजिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाए, sp3 हो जाए, sp3 मतलब चार और बॉन्ड है कितने, तीन, तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा, और लोन पेयर आ जाएगा तो कभी भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो अगर इसकी शेप क्या हो जाए, पिरामिडल हो जाए या टी शेप हो जाए। देखिए, जब AX2 था तो AX2 में दो कंडीशन हो सकती हैं, सेंट्रल एटम पे अगर दो एटम लग रहे हैं तो दो चांसेस हो सकते थे, या तो लीनियर शेप हो सकती थी या बैंड शेप। लीनियर शेप है तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और बैंड शेप होगी तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ऐसे ही AX3 है तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ट्रायंगुलर प्लेनर बने, भाई सेंट्रल एटम पे तीन एटम है, या तो ट्रायंगल प्लेनर बने, ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा तो उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा अगर ये सिमेट्रिकल एटम है। और या फिर क्या बन सकता है इसका, जब सेंट्रल एटम पे तीन एटम जुड़े होते हैं या तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगी, या फिर क्या हो सकती है पिरामिडल, क्योंकि पिरामिडल में भी क्या होता है, सेंट्रल एटम पे तीन एटम लगे होते हैं और एक लोन पेयर। तो या तो इसकी शेप होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर हुई तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसकी शेप क्या हो सकती है, या फिर इसकी शेप क्या हो सकती है, पिरामिडल, और पिरामिडल हो गई तो फिर उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। या फिर क्या हो सकती है, टी शेप भी हो सकती है। टी भी तो तभी बनती है जब एक सेंट्रल एटम पे तीन एटम लगे हो, तभी क्या बन जाती है, टी। तो देखिए, तो अगर इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर हुई तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, और पिरामिडल या टी शेप हुई तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगी, उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। पिरामिडल शेप कैसी आती है, जैसे अगर देखिए इस टाइप के मॉलिक्यूल अगर ट्रायंगुलर प्लेनर हुई तो ये सिमेट्रिकल हो गया, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका नेट डाइपोल क्या आ जाएगा, जीरो, आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर AX मतलब एक सेंट्रल एटम पे तीन एटम लग जाए और एक लोन पेयर, तो ये कैसी शेप हो गई, पिरामिडल। देखो पिरामिडल हो सकती है अगर इस पे एक लोन पेयर हो जाए तो। अगर इस सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है और तीन एटम है तो क्या शेप हो गई, ट्रायंगुलर प्लेनर। सेंट्रल एटम पे तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर तो क्या हो जाएगी, पिरामिडल। और अगर सेंट्रल एटम पे क्या हो जाए, दो लोन पेयर हो जाए और तीन एटम, तो शेप क्या हो जाएगी, टी शेप। देखिए, तीन एटम हो गए और एक सेंट्रल एटम और दो लोन पेयर। तो अगर ट्रायंगुलर प्लेनर है तो नेट डाइपोल क्या होगा, जीरो, और अगर पिरामिडल शेप है तो भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और टी शेप है तो भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। आगे बात समझ में नहीं, तो बस इसी टाइप की बात ध्यान रखनी है। तो अगर AX2 है तो AX2 में अगर लीनियर हुआ तो जीरो, और लीनियर नहीं, AX2 की दो शेप हो सकते हैं, तो लीनियर या वेंट। लीनियर है तो डाइपोल मोमेंट जीरो और वेंट है तो जीरो नहीं। ऐसे AX3 की क्या क्या शेप हो सकती हैं, तीन शेप हो सकती हैं, तो ट्रायंगुलर प्लेनर या पिरामिडल और ये क्या है, टी शेप। अगर ट्रायंगुलर प्लेनर हुई तो नेट डाइपोल जीरो, और अगर पिरामिडल और क्या है, टी शेप हुई तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर होगी बात। चलिए, दूसरा AX4। AX4 में क्या हो सकता है, AX4 में क्या क्या शेप आ सकती है, या तो देखिए AX4 में डाइपोल मोमेंट जीरो कब होगा, AX4 में या तो टेट्राहेड्रल हो जाए, सेंट्रल एटम पे चार एटम लग रहे हो तो क्या बन सकता है, या तो एक टेट्राहेड्रल शेप बन सकती है, और या स्क्वायर प्लेनर भी तो बन सकता है, ठीक है। तो या तो टेट्राहेड्रल हो और या स्क्वायर प्लेनर हो। अगर टेट्राहेड्रल हुई तो भी सिमेट्रिकल है, तो भी नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो, और स्क्वायर प्लेनर हुई तो भी वो भी सिमेट्रिकल शेप होगी, उसमें भी नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में AX4 के केस में नेट डाइपोल जीरो कब हो सकता है, या तो स्क्वायर प्लेनर हो जाए, मतलब 2D स्ट्रक्चर बन जाए, एंगल क्या होगा उसमें 90। स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, स्क्वायर प्लेनर कब हो सकता है, या तो हाइब्रिडेशन क्या हो, DsP2 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाई जाती थी, या फिर sp3d2 में sp3d2 की शेप होती है स्क्वायर बाइपिरामिडल। मगर इसमें दो लोन पेयर अगर आ जाएंगे, दो लोन पेयर आ जाएंगे तो दोनों लोन पेयर कहाँ चले जाते हैं, पिरामिडल पर, वो पिरामिड को गायब कर देंगे तो सिर्फ स्क्वायर बचता है, और स्क्वायर बचेगा और सेंट्रल एटम पे लगने वाले एटम सब सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो कब हो सकता है, या तो शेप क्या हो जाए, स्क्वायर प्लेनर, और यह क्या हो जाए, टेट्राहेड्रल, क्योंकि दोनों ही शेप क्या है, सिमेट्रिकल है। टेट्राहेड्रल कब मिलेगी, जब इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाए, sp3 और लोन पर क्या हो जाए, जीरो। और स्क्वायर प्लेनर शेप कब मिलेगी, जब स्क्वायर प्लेनर कब हो सकती है, या तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाए, sp3d2 के साथ में क्या हो जाए, दो लोन पेयर, या फिर क्या हो जाए, DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाए। वो ये DsP2 हाइब्रिडेशन कहाँ मिलती है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलती है। चलिए, कब जीरो नहीं होगा, कब जीरो नहीं होगा, तब मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये चार सेंट्रल एटम पे कितने एटम जुड़े थे, चार एटम जुड़े थे, और मान लो साथ में एक लोन पेयर हो जाए, इस पे एक लोन पेयर आ जाएगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, ऐसा है सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाले एटम कितने हैं, 4। अगर इस सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ज्योमेट्री आ जाएगी किस इसकी कैसी, या तो DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर वाली,
DsP2 वाली या टेट्राहेड्रल वाली, और उस केस में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट क्या होना है, जीरो होना है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये मैंने पहली कंडीशन ये बता रखी, उसी से चेक करिए कि सेंट ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो और उस पर लगने वाले सारे एटम सेम हो, तो उस केस में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो से कुछ भी बन रही हो, फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में नहीं, फंडा आपको यही अप्लाई करना है कि सेंट्रल एटम पे अगर चेक कर लो लोन पेयर, अगर इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं आ रहा और इस पर जुड़ने वाले सारे एटम सेम है, तो इस केस में नया डायपोल क्या होगा, जीरो। खत्म करिए बात के स्क्वायर है या टेट्राहेड्रल कुछ भी आए, ठीक। और अगर इस पे लोन, अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ गया, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ गया, तो डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो होगा ही नहीं, ठीक। ये भी दूसरा दूसरा पॉइंट क्या बता रखा, अगर सेंट्रल एटम पे किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ जाए तो डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर इस पे दो लोन पेयर हो जाए, दो लोन पेयर हो जाए तो डायपोल मोमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि दोनों लोन पेयर अगर अपोजिट आ गए तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें फोर तो क्या होगा, इस टर्मिनल एटम है, और दो लोन पेयर हो जाए तो कौन सा कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी स्क्वायर बाइपिरामिडल वाली। और स्क्वायर बाइपिरामिडल में दो लोन पेयर होंगे तो दोनों लोन पेयर कहाँ चले जाते हैं, अप और डाउन पे, और अप डाउन पे कैंसिल हो जाएंगे तो चारों एफ भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर नया डायपोल जीरो हो जाएगा। तो जब इस पे सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं तब जीरो है, और इस पे एक लोन पेयर आ जाए तो नया डायपोल कभी भी जीरो नहीं होगा, और जब दो लोन पेयर आ गए तो फिर जीरो हो गया। तो देखिए जैसे ये कंडीशन है, इसके इस सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं हो, चारों एटम आपस में सिमेट्रिकली लग जाएंगे, कैंसिल। जब लोन पेयर ना हो तो इसकी भी दो कंडीशन हो सकती है, जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, या तो टेट्राहेड्रल शेप बने या स्क्वायर प्लेनर बन जाए। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल और dsp2 है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल, ये स्क्वायर बन जाएगा आपस में सब। आप देखिए ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। और अगर एक लोन पर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये शीशो, और एक सेंट्रल एटम पे एक लोन पर आ जाए तो कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। तो इस केस में डायपोल कभी जीरो नहीं होगा, इस केस में नेट डायपोल जीरो होगा, इस केस में नेट डायपोल जीरो होगा। इस केस में अगर सेंट्रल एटम पे दो लोन पर आ जाए तो स्क्वायर, ये लोन पर से कैंसिल, और ये एफ इस एफ से कैंसिल, ये वाला एफ इस वाले एफ से कैंसिल, तो इस केस में भी नेट डायपोल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन कंडीशन में जीरो होगा और उस कंडीशन में जीरो नहीं होगा। क्लियर होगी बात, चलिए। ऐसी जैसे AX5, तो AX5 में आप क्या देखोगे, अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो नेट डायपोल हमेशा क्या होगा, जीरो, पहली बात। दूसरी, अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ गया तो डायपोल कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक। उसके फर्दर वाली कंडीशन देख लीजिए, इस पे कितने हैं, सेंट्रल एटम पे 5 एटम है, सेंट्रल एटम पे 5 एटम है, तो एक तो कंडीशन क्या बन सकती है, जब इस पे कोई लोन पेयर ना हो, जब इस पे कोई लोन पेयर नहीं होगा तो कैसी बनेगी, ट्रीगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी, मतलब sp3 डिहाइब्रिडेशन होगी, और उस केस में ये ट्रायंगल वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अप डाउन वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम पे लगने वाला एटम क्या है, सेम है। पहली कंडीशन यही तो फंडा बताया मैंने कि सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो और उस पर लगने वाले जितने भी टर्म एटम है अगर वो सेम है तो नेट डायपोल हमेशा जीरो होगा। दूसरी कंडीशन, अगर इस पे एक लोन पर आ जाए, इस पे एक लोन पर आ जाएगा तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी, एक, अगर एक लोन पर हो जाए तो देखिए 5 बॉन्ड है और एक लोन पर, तो इसका मतलब कितना हो गया, 6, और 6 का मतलब होगा sp3d2, और sp3d2 में एक लोन पर होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, पिरामिडल पे, और बाकी बचेंगे। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप होगी, एक हो गया लोन पर तो वो कहाँ जाएगा, पिरामिडल पे। तो ये जब भी एक लोन पर आएगा तो नेट डायपोल जीरो होगा ही नहीं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो आप अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो ये एफ इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मगर ये इससे कैंसिल नहीं होगा। और पहली बात, ये इस एफ का डायपोल इस एफ के डायपोल से कैंसिल होने वाला भी नहीं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहेंगे, क्योंकि लोन पर इनको क्या कर देगा, पुश करके इनके एंगल बिगाड़ देगा, इन दोनों के बीच में एंगल 180 नहीं रहेगा, फिर ये क्या कर देगा, इसे रिपेल करके बिगाड़ देगा, तो इसका डायपोल कभी जीरो होने वाला नहीं है। और अगर इस पे क्या हो जाए, दो लोन पर आ जाए, तो 5 बॉन्ड और 2 लोन पर, इसका मतलब 7, और 7 का मतलब होता है sp3d3, sp3d sp3d3 की शेप यानी कि 7 ऑर्बिटलों की शेप क्या होती है, 2 तो ऊपर नीचे और बाकी 5 का आएंगे प्लेन में, तो ये बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मगर जब 2 लोन पर हैं तो कहाँ चले जाएंगे, पिरामिडल पर लोन पर चले जाते हैं, और ये क्या बच जाएगा, पेंटागोनल बचेगा, और ये पेंटागोनल बिल्कुल सिमेट्रिकल है, पांचों एफ बिल्कुल एक सेंटर पे सिमेट्रिकल लगे तो आपस में डायपोल क्या हो जाएगा, इनका पांचों एफ का कैंसिल, और लोन पेयर अप डाउन लगे हैं तो उनका आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। बॉन्ड इनके बीच में नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ऊपर से जितना लोन पर इसको रिपेल करेगा उतना नीचे से लोन पर रिपेल करेगा, तो बॉन्ड बिल्कुल वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो ये पांचों एफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे और दोनों लोन पेयर आपस में कैंसिल, तो नेट डायपोल फिर जीरो हो जाएगा। तो जब इस पे कोई लोन पेयर नहीं था तब जीरो, जब इस पे एक लोन पेयर है तो जीरो नहीं होगा, जब इस पे 2 लोन पेयर हो जाएंगे तो फिर जीरो हो जाएगा। ये देख लीजिए, तो कब जीरो नहीं हो रहा, या तो इसका क्या हो जाए, इसकी शेप क्या हो जाए,
ट्रीगोनल बाइपिरामिडल हो जाए, मतलब कोई भी लोन पेयर ना हो, sp3d हो जाए शेप जीरो लोन पेयर के साथ। या फिर कब जीरो होगा, जब ये पेंटागोनल प्लेनर हो जाए, मतलब sp3d3 हो जाए कितने लोन पेयर के साथ, दो लोन पेयर के साथ। तो आपको इस टाइप से लोन पेयर, ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो रखते चले जाओ। आगे बात समझ में नहीं, पहले देख लो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है कि नहीं। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो है और उस पर लगने वाले टर्मिनल एटम सेम है तो नेट डाइपोल जीरो होगा। सेंट्रल एटम पे एक लोन पर आ गया तो कभी डाइपोल जीरो होने का ही नहीं। और जब सेंट्रल एटम पे दो लोन पर आ जाए तो चेक कर लेना कौन सी सिचुएशन बैठ रही। आगे बात समझ में नहीं, तो देखिए, तो जैसे AX6 सेंट्रल एटम पे कितने कितने टर्मिनल एटम है, 6, और 6 के 6 क्या है, आइडेंटिकल है। तो अब कैसे पता करेंगे लोन पेयर इसका डायपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं। तो अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, अगर इस पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो है तो नेट डायपोल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर इस पे एक लोन पेयर आ गया, जब भी सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होता है तो कभी डायपोल जीरो होता ही नहीं। तो दो ही कंडीशन बनेंगी इसमें, तीसरी कंडीशन आगे जाके बनती नहीं। क्योंकि देखिए सात सात एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा हाइब्रिडेशन हमारे यहाँ कोर्स में एग्जिस्ट नहीं है। तो इसके पास 6 तो बॉन्ड ही हैं। तो या तो इसके पास जीरो लोन पेयर होगा तो ओवरऑल सम कितना होगा, 6, या इसके पास एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर 6 बॉन्ड कितना हो गया, 7, बस उससे ऊपर जाएगा नहीं। आगे बात समझ में नहीं। चलिए, तो देखिए लोन पेयर क्या हो गया, तो इसमें अगर इस पे लोन पेयर जीरो है तो उस केस में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब लोन पेयर जीरो होगा तो 6 बॉन्ड होंगे, 6 बॉन्ड का मतलब एडिशन होगी sp3d2, तो sp3d2 जीरो लोन पेयर के साथ, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। जैसे sf6 हो गया, देखिए ये क्या हो गया, 6 के क्या होगा, 6 बॉन्ड होंगे, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, कोई भी, जब सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है और उस पर टर्मिनल एटम क्या है, सेम है, तो नेट डायपोल जीरो होना, चाहे आप चेक कर लो। ये क्या हो गया, स्क्वायर बाइपिरामिडल हो गया, इस एफ का डायपोल इससे कैंसिल, इस वाले एफ का डायपोल इससे कैंसिल, और अप वाले का इससे कैंसिल, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो। मगर ऐसे सेल्फ आपको चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताए रखा, अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है और उस पर लगने वाले सारे एटम सेम है तो आंख मींच के लगा दो, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। और अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ गया तो कोई भी कंडीशन हो, चाहे सेंट्रल एटम पे लगने वाले एटम सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अगर इसकी एविडेशन क्या आ जाए, sp3d3 आ जाए, sp3d3 मतलब 7 बॉन्ड, और बॉन्ड है कितने, 6, तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। तो sp3d3 के साथ में एक लोन पेयर हो जाए तो इसकी शेप क्या हो जाती है, sp3d3 की शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मगर एक लोन पर आते ही ये स्क्वायर बाइपिरामिडल बन जाता है, मगर कैसा, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर इसको क्या, एक लोन पेयर होगा तो वो लोन पेयर इस रेगुलर ऑक्टाइडल को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। जब भी लोन पेयर लग गया, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ गया तो नेट डायपोल कभी जीरो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट कंडीशन, AX7, अगर कोई भी AX7 वाला है तो सेंट्रल एटम पे अगर कोई भी लोन पेयर नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस पे क्या ऑलरेडी 7 बॉन्ड लग गए, 7 बॉन्ड लग गए, 7 से ऊपर होता ही नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो सेंट्रल एटम पे अगर कोई भी लोन पेयर नहीं, अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है और उस पर लगने वाले एटम क्या है, सबके सब सेम है, तो डायपोल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में एडिशन क्या होगी, sp3d3 लोन पर जीरो, तो IF7 जैसा एग्जाम्पल हो गया, तो नेट डायपोल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। IF7 की एडिशन sp3d3 होती है 7, 7 का मतलब होता है 2 बॉन्ड अप डाउन और बाकी बचे 5 वो लगाएंगे प्लेन में तो बना देंगे पेंटागन। तो एक रेगुलर पेंटागन और पेंटागन के ऊपर एक डायपो, एक पिरामिडल पेंटागन के ऊपर बन जाएगा, एक पिरामिडल नीचे, तो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये पांचों एफ एक सेंटर पे सिमेट्रिकल लग रहे हैं एक प्लेन में, तो आपस में इनका पांचों का नेट डायपोल क्या हो जाएगा, जीरो, और ये अप और ये डाउन, इसका आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो नेट डायपोल क्या आना, जीरो। मगर आपको इस टाइप से सोल्व करना ही नहीं, मैं तो कई बार आपको बता चुका हूं बार बार कि सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर क्या है, जीरो, और उस पर लगने वाले टर्मिनल एटम सेम है तो डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होगा। बात करें कि इस पे एक लोन पर आ जाए, आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 7 बॉन्ड हो गए, 7 बॉन्ड हो गए, तो अगला आठवां स्टेप नहीं आता, क्योंकि 8 आ जाएंगे तो 8 के लिए हमारे पास हाइब्रिडेशन नहीं, हाइब्रिडेशन हमारे पास 7 तक के लिए होती है, तो ये हो ही नहीं सकती पॉसिबिलिटी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि एक सेंट्रल एटम पे 7 आइडेंटिकल एटम लगे हों तो उसका नेट डायपोल क्या है, नॉन जीरो हो जाए, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उस पर सेंट्रल एटम पे अगर एक लोन पर आए तब नॉन जीरो होगा, मगर उस पर लोन पर आ ही नहीं सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी आती ही नहीं है, कोई ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गई बात कि नहीं। चलिए, तो कंपेयर कंपेयर करना है म्यू, तो म्यू कैसे कंपेयर करेंगे जरा इन कंपाउंड में। देखिए जैसे हमारे पास ये HF है, ये HCl है, ये HBr है, ये HI, ये सब के सब क्या है, पोलर बॉन्ड है, H और F के बीच में, H और Cl के बीच में, और F और Br के बीच में, तो पोलर बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड है, डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड होना इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पोलर हो। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें H की और F की इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 4, और H की कितनी होती है, 2.1, इसकी कितनी होती है, Cl की 3, और H की होती है कितनी, 2.1।
यहाँ इसकी कितनी होती है 2.8 और इसकी कितनी होगी जी, यहाँ पे हम देखें तो 2.1। अगर यहाँ आई की हम बात करें तो आई की होती है 2.5 और एच की होती है 2.1। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, यहाँ अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें तो 0.4 का है, यहाँ देखें तो 0.7 का है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे तो 0.9 का है, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना है 1.9 का है। क्लियर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा चार्ज, और जितना ज़्यादा चार्ज आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा डायपोल मोमेंट। आगे बात समझ में। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, चार्ज की वैल्यू क्या होगी कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता जा रहा है कम, तो चार्ज कम होगा। और चार्ज कम होगा मगर डिस्टेंस तो बढ़ रही है, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट है वो सिर्फ क्यू से नहीं निकलता, क्यू इंटू डी से निकलता है, दोनों के प्रोडक्ट से। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो चार्ज की पावर क्या होगी कम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, तो इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा। ये कम विड्रॉ करेगा, वो और भी कम विड्रॉ करेगा, वो और भी कम विड्रॉ करेगा, मगर तो चार्ज तो कम होता जा रहा है। मगर डिस्टेंस की बात करें तो एफ से बड़ा साइज है सीएल का, सीएल से बड़ा है बीआर का, बीआर से बड़ा है आई का। तो जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी। तो डी के बढ़ने से तो डायपोल बढ़ना चाहिए, मगर चार्ज को देखूं तो चार्ज घट रहा है, तो उसकी वजह से डायपोल मोमेंट घटना चाहिए। तो मेन जो वैसे आंसर है वो क्यू इंटू डी से निकलेगा, मगर हमको यहाँ लैब में थोड़ी है, कोई प्रैक्टिकल थोड़ी ना कर रहा है, हमें थोड़ी ना पता चलेगा एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ कितनी है, एग्जैक्ट चार्ज कितना, दोनों की मल्टीप्लाई करके निकालूं क्यू इंटू डी चारों का। तो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यही बात आपको ध्यान रखनी है। आप क्या करेंगे डिस्टेंस को कंपेयर नहीं करेंगे, सबसे पहले किसको देखेंगे चार्ज को। तो सबसे पहले आपको किसको देखना है चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट, मतलब चार्ज जो फैक्टर है यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फैक्टर है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा एज कंपेरिजन टू डिस्टेंस। तो चार्ज ज़्यादा किस में आएगा इसमें, तो इसी का डायपोल क्या होगा ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ देखें, अगर हम बात करें जैसे CH3F CH3Cl, तो इसकी मैं बात करूं तो चार्ज डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ डिफरेंस क्या होगा थोड़ा कम, यहाँ डिफरेंस और कम और वहाँ और भी कम। तो चार्ज क्या होगा सबसे ज़्यादा इसमें चार्ज आएगा, क्योंकि F और C और Cl। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी कितनी होती है 2.5, इसकी कितनी 4, इसकी कितनी होगी 2.1 और वहाँ कितनी होगी 3, तो इसकी कितनी होगी 2.8 और इसकी कितनी होती है जी 2.5 कार्बन की। तो डिफरेंस कम होता जा रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 0.9 का, यहाँ कितना आ रहा है 0.3 का, तो वो डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। ये ऑलमोस्ट लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कम होता जाएगा तो चार्ज भी कम होता जाएगा, और चार्ज कम होता जाएगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होता चला जाएगा कम। ये आंसर होना चाहिए, मगर क्या है रीजन क्या है यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिए, इसमें C और F और CCl के केस में चार्ज वाला फैक्टर चलता है, इसमें Q तो कम है मगर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा। अगर मैं बात करूं किसकी Q इंटू डी की, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो अगर Q इंटू डी निकालूं CF के केस में, CHF और HCl के केस में नहीं, HF और HCl के केस में तो Q भी इसका ही ज़्यादा है और Q इंटू डी भी C का ज़्यादा है, मगर CF और CCl के केस में Q इसका ज़्यादा है और D इसका ज़्यादा, मगर Q इंटू डी अगर रिजल्टेंट निकालूं तो वो किस केस में ज़्यादा आ जाता है, CF से ज़्यादा CCl के केस में आ जाता है Q इंटू डी, और बाकी फिर ये घटता चला जाता है। बाकी जैसा चार्ज का ऑर्डर है वैसा ही ये रहेगा डायपोल का, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका डायपोल भी ज़्यादा। मगर इस केस में कहानी उल्टी हो जाती है, तो F से ज़्यादा Cl का और Cl के बाद फिर ये घटता चला जाता है। तो फाइनल ऑर्डर देखूं तो इससे F का कम हो गया Cl से, मगर इतना भी कम नहीं होगा कि Br से कम हो जाए। तो फाइनल ऑर्डर ये होता है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है ये अलग है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल आएगा और कहीं नहीं ऐसा आने वाला। जब भी C और हैलोजन, मतलब जब भी आप क्या करेंगे CX वाला केस देखेंगे तो उस केस में CCl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है CF से, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में किसको देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी कि चार्ज, जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उस पर उतना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट। सिर्फ इसी एक केस को आपको ध्यान रखना है, किसके CCl और CClF को, यानी कि CCl को और CF को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसमें हमें क्या करना है डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है। तो डायपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए अगर हम बात करें
तो देखिए इस एन पे एक लोन पेयर होता है, एन पे एक लोन पेयर होता है, एन पे एक लोन पेयर होगा और बी पे कोई लोन पेयर होता नहीं। तो इसके सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है और सेंट्रल एटम पे अगर एक लोन पेयर आ गया तो डायपोल टू जीरो होगा नहीं। सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ गया तो डायपोल टू जीरो होगा नहीं। सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ गया तो डायपोल टू जीरो होगा नहीं। और इसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो और सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले टर्मिनल एटम सारे के सारे आइडेंटिकल हो, तो नया डायपोल क्या होगा, जीरो। तो इसका डायपोल क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका इन सब का क्या होगा, नॉन जीरो। तो ये तो कंफर्म हुआ कि क्या हो गई बात, ये बात तो हो गई कि इससे ज़्यादा तो इनका है। अब इन तीनों में किसका ज़्यादा होगा, तो अगर हम शेप करें तो इसकी बात करें तो एन पे 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड एक लोन पेयर का शेप कैसी होती है, पिरामिडल, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3 और लोन पेयर एक, तो ये शेप हो गई पिरामिडल। इसमें बात करें लोन पेयर को तो डायपोल सब में ऊपर हो गई, लोन पेयर तो अपवर्ड ही आ जाएगा डायपोल सभी में केस में, ठीक। यहाँ पे देखिए एन से एन और एच में किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, एच की ज़्यादा है, तो एच एन की ज़्यादा है। एन और एच में एच एन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, तो इसकी पोलैरिटी एन एच बॉन्ड की पोलैरिटी कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। तो लोन पेयर भी अपवर्ड है और बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो भी कहाँ जाएगी, रिजल्टेंट इसकी पोलैरिटी में देखूं बॉन्ड पेयर की तो वो कहाँ जाएगी, अपवर्ड। तो लोन पेयर की पोलैरिटी भी अपवर्ड और बॉन्ड पेयर की भी अपवर्ड, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और ऐड होकर एक बड़ा डायपोल मिल जाएगा। इस केस में देखें लोन पेयर की तो अपवर्ड है, एन और बी आर में अगर मैं देखूं तो पोलैरिटी क्या है, एन की ज़्यादा है, एन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है बी आर से, तो इसका भी डायपोल कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इन बॉन्ड पेयर का डायपोल भी कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। मगर इस एन एच बॉन्ड और एन एच, देखिए एन एच के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, और एन और बी आर के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम है। क्यों, क्योंकि एन की इलेक्ट्रॉनिक है कितनी, 3.5, एन की जो इलेक्ट्रॉनिक है वो कितनी है, 3, और एच की कितनी है, 2.1। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है वो कितना है, 0.9 का। अगर एन की इलेक्ट्रॉनिक बात करें तो वो कितनी है, 3, और बी आर की कितनी है, 2.8। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0.2 का है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम है, तो यहाँ का जो बॉन्ड पेयर है इसका पोलैरिटी कम आएगी, यहाँ पे जो एनएच बॉन्ड था उसकी पोलैरिटी ज़्यादा आएगी। तो तो बॉन्ड की पोलैरिटी और लोन पेयर की पोलैरिटी दोनों अपवर्ड आ रही, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगी। मगर इस केस में बॉन्ड पेयर की पोलैरिटी ज़्यादा थी, इसमें कम थी। ऐसे समझो, ये मान लीजिए 20 है और ये कितनी आ रही, 10, ठीक। और ये 20 और ये कितनी आ रही है, 2। तो 20 और 2 मिलके 22 और 20 और 10 मिलके कितनी हो रही थी, 30। इस केस में देखिए अब n से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी हो गई, f की, तो ये पोलैरिटी वापिस उल्टा खींचेगा। तो इस बॉन्ड पेयर की NF बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो डाउनवर्ड आ जाएगी। तो बॉन्ड पेयर की जहाँ पोलैरिटी है वो अब डाउनवर्ड है, जबकि लोन पेयर की कहाँ है, अपवर्ड है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो ये क्या होगी, माइनस। मगर लोन पेयर की जो पोलैरिटी वो हमेशा ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर से, तो इसलिए नेट रिजल्टेंट ऊपर बचेगा, मगर वो माइनस हो जाएंगी दोनों। तो यहाँ ऐड होके आ रही है, यहाँ भी ऐड होके आ रही है, यहाँ माइनस होके आ रही है। तो सबसे कम तो इसकी, और इससे भी कम किसकी हो गई, तो इसकी, क्योंकि इसमें तो जीरो ही हो गया था डायपोल मोमेंट। तो इससे ज़्यादा इसकी, और इससे भी ज़्यादा इसकी, और इससे भी ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी क्यों है, देखिए इसका जीरो था, इसका जीरो नहीं है, तो इससे ज़्यादा तो इसकी, इससे ज़्यादा इसकी क्यों है, क्योंकि इसमें बॉन्ड और लोन पेयर की पोलैरिटी अपोजिट है, जबकि इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा इसकी। इससे भी ज़्यादा इसकी क्यों है, क्योंकि इसमें भी बॉन्ड और लोन पेयर की पोलैरिटी सेम है, इसमें भी बॉन्ड और लोन पेयर की पोलैरिटी सेम है, तो दोनों में ऐड होगी। मगर यहाँ पे बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो इसके बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है, इसलिए नेट डायपोल इसमें और भी ज़्यादा होगा। क्लियर। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी में भी, अगर किसी में भी हमें क्या करना है, डायपोल मोमेंट करेक्टर कंपेयर करना है या डायपोल मोमेंट का ऑर्डर कंपेयर करना है, तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो आप ज्योमेट्री बना लीजिएगा। तो सी द ज्योमेट्री, तो पहले मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री देखिए, फिर क्या है, सी डायरेक्शन ऑफ ऑल बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड की डायरेक्शन देखिए, उसकी बॉन्ड की जो मोमेंटम है, मोमेंटम की डायरेक्शन, डायपोल का जो जो बॉन्ड पेयर है उसकी डायपोल मोमेंट देखिए, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेक करिए किधर जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस हो जाएंगे। फिर चेक करिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी मोमेंट, उतनी पोलैरिटी क्या होगी, बॉन्ड की या लोन पेयर की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्री चेक कर लो, फिर बॉन्ड की डायरेक्शन चेक कर लो, बॉन्ड के मोमेंट की डायरेक्शन चेक कर लो, और फिर चेक कर लो कि किस बॉन्ड के लिए मोमेंट ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिसके लिए इलेक्ट्रो डिफरेंस ज़्यादा होगा उसके लिए बॉन्ड का मोमेंट ज़्यादा होगा। और लास्ट में फिर क्या देख लीजिए, इनके बीच में एंगल, एंगल जितना क्या होगा, एंगल जितना कम होता है उतना नेट डायपोल ज़्यादा होता है, या एंगल जितना बड़ा होगा उतना नेट डायपोल क्या हो जाएगा, कम। और कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं लास्ट में, रेजोनेंस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रेजोनेंस और कोऑर्डिनेट भी क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करेंगे वो भी अभी देखेंगे आगे।
चलिए, एक कुछ ये कह रहा है एक्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग है। अगर हम बात करें यहाँ NH3 की और SO2 की, NH3 की तो सबसे पहले काम क्या करें, मुझे नहीं पता किसका डायपोल ज़्यादा किसका कम, तो मैं क्या करूँगा, दोनों की ज्योमेट्री बना लूँ। ज्योमेट्री बात करूँगा तो NH3 की ज्योमेट्री सबको पता ही है, पिरामिडल है, देखो ऊपर बनी रही है NH3 की ज्योमेट्री। ठीक, SO2 की बनाऊंगा तो क्या होगा, S पे दो सेंट्रल एटम पे दो ऑक्सीजन लगे हैं, कोई भी चार्ज नहीं है तो डबल बॉन्ड से लगा दिया। और कितने सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने 6, दो बॉन्ड यहाँ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, दो यहाँ बचे, दो एक लोन पर आ गया। तो ये वैन शेप है। तो इसमें भी एक लोन पेयर है, उसमें भी एक लोन पेयर है। इसमें पोलैरिटी क्या है, जिधर देखिए लोन पेयर की पोलैरिटी अपवर्ड है और NH जो बॉन्ड था उसकी पोलैरिटी भी अपवर्ड है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की पोलैरिटी अपवर्ड थी। तो इस केस में क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की पोलैरिटी अपवर्ड थी और दोनों ऐड होके क्या हो गए थे, एक हाई डाइपोल क्रिएट कर रहे थे। इस केस में अगर हम बात करें बॉन्ड, देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, O, S से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी O की है, तो इसकी पोलैरिटी कहाँ आएगी, ये, इसकी पोलैरिटी आएगी ये। तो इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट कहीं आएगा, तो बॉन्ड पोलैरिटी ये आ रही है और लोन पेयर पोलैरिटी तो कहाँ आएगी, अपवर्ड। तो इसमें लोन पेयर पोलैरिटी और बॉन्ड पेयर पोलैरिटी अपोजिट आ रही, तो अपोजिट आ रही तो कैंसिल होनी चाहिए और कैंसिल होकर कम होना चाहिए। तो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर पोलैरिटी अपोजिट आ रही है, तो ये कैंसिल होकर छोटी बननी चाहिए और ये ऐड होकर क्या होनी चाहिए, बड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों की पोलैरिटी सेम है और उसमें अपोजिट है। तो नेट डाइपोल इसका अधिक होना चाहिए, मगर इसी का नेट डाइपोल अधिक हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये, इससे थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है वो सुनिए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए ये इसके लोन पेयर का डाइपोल मान लीजिए कितना 20 और इसके बॉन्ड पेयर का डाइपोल मान लीजिए कितना 10, तो ओवरऑल सम कितना आ गया, इनका 30 आ गया। इसके लोन पेयर का मान लीजिए, इसके लोन पेयर का जो पोलैरिटी है मान लीजिए 40, इसके बॉन्ड पेयर की पोलैरिटी मान लीजिए कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 8, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो भी कितना आएगा 32, और इन दोनों का सम ऐड करूंगा तो भी कितना आएगा 30, तो भी इससे कम रह गया कि नहीं रह गया। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए, तो यही कहानी यहाँ पे है। क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे जो रिपल्शन है, देखिए ये रिपल्शन कैसा है, अगर मैं बात करूं तो वहां बॉन्ड पर रिपल्शन, और ये सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है। और यहाँ भी ये जो रिपल्शन होगा ये लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होगा। रिपल्शन आपको पता है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे छोटा होता है बॉन्ड पेयर। मगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन में भी बड़ा कौन होता है, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगा, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कम, और सिंगल बॉन्ड और कम। तो एक तो यहाँ रिपल्शन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड का। और यहाँ की बात छोड़िए, इसकी बात छोड़ो, इसकी मेन बात करो, ये लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन है, तो ये रिपल्शन उससे कहीं ज्यादा होगा। जब यहाँ इस लोन पेयर पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये लोन पेयर दूर तक भाग जाएगा, मतलब इस लोन पेयर की पोलैरिटी एकदम अचानक से बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से। तो देखिए ये छोटा सा जो ऑर्बिटल थी वो इन्हें एकदम बड़ी कर दे, इसकी पोलैरिटी मोमेंट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, या कह सकते हैं इस लोन पेयर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एकदम से हाई। किसकी वजह से, ग्रेटर रिपल्शन की वजह से। ग्रेटर रिपल्शन क्यों, लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन तो है, वहां भी लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन है, मगर यहां लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन है, तो ये रिपल्शन थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिससे इसकी लेंथ बड़ी हो जाती है, और लेंथ डी बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाता है, किसका, लोन पेयर का। इसलिए वो क्या हो गया, 20 से एकदम 40 हो गया। ठीक है, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली सोच लिया, वैसा इमेजिन किया है। तो इसकी लेंथ बढ़ गई तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट ना Q होता ना D होता, Q इंटू डी होता है। आ रही बात समझ में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बाकी यहाँ बात कर लें, जैसे OF2H2O, तो आप सीधा क्या कर लीजिए, पहले ज्योमेट्री बना लीजिए। ज्योमेट्री बिल्कुल सिंपल सी है इसकी, क्या है, O पे दो लोन पेयर होते हैं, तो एकदम सब, अब तो बिल्कुल आप बच्चे थोड़ी रह गए, अब तो आप समझदार हो गए भाई, ब्याह लायक हो गए हो। तो देखिए इसमें क्या हो गया, दो लोन पेयर दो बॉन्ड, मतलब सम कितना, 4, 4 का मतलब हाइब्रिडेशन sp3। जब हाइब्रिडेशन sp3 और दो लोन पेयर है तो शेप क्या होगी, वेंट। या वैसे भी देख लो, दो बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, वेंट शेप होगी। दो लोन पेयर होंगे, ओ पे दो लोन पेयर होते हैं, दो ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या होगी, वेंट शेप होगी। वेंट शेप है तो जब भी पिरामिडल शेप हो, वेंट शेप हो, टी शेप हो, तो डायपोल मोमेंट 0 तो कभी होता ही नहीं। ठीक है, अब बात करनी ज्यादा किसका है, तो इसमें क्या है, इसमें तो देखिए एफ की इलेक्ट्रिसिटी ओ से ज्यादा है, तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो डाउनवर्ड होगी, तो इसमें पोलैरिटी डाउनवर्ड, जबकि उसमें बॉन्ड की पोलैरिटी कहाँ होगी, अपवर्ड।
तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी अपवर्ड हो गई और लोन पेयर की पोलैरिटी तो दोनों की निकल के इसकी इधर दोनों का रिजल्टेंट ऊपर, तो लोन पेयर का रिजल्टेंट भी अप और बॉन्ड पेयर का रिजल्टेंट भी अप, तो इसमें तो ऐड हो जाएंगे। जबकि इसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर की पोलैरिटी डाउन आ रही है, लोन पेयर इसका इधर दोनों का रिजल्टेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसमें लोन पेयर अप है और बॉन्ड पेयर डाउन है, तो ये दोनों माइनस होंगे जबकि वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी। ठीक है, यहां कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। वो अलग एकदम से अलग क्यों हो गया था, पोलैरिटी अपोजिट थी फिर भी ज्यादा इसका हो गया था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पोलैरिटी इसमें सेम थी, इसमें अपोजिट थी फिर भी इसका ज्यादा हो गया था, रीजन था वहां डबल बॉन्ड वाला करेक्टर। चलिए सेम कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या देखिए, जैसे शेप कर लो, इस पे क्या है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की बॉन्डिंग कर ली तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 का मतलब 2 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड, तो इसका मतलब बैंड शेप। एक 9 पे एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड, तो इसका मतलब पिरामिडल शेप। अगर 2 लोन पेयर होंगे इस पे और 2 बॉन्ड है, यानी कि बैंड शेप। ठीक है, एफ पे क्या होंगे, 3 लोन पेयर और एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, तो बस ये तो लीनियर शेप हो गई। अब बात करिए तो किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, या तो ऐसे आप चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर से देखना चाहो तो देख सकते हो, वैसे नंबर ऑफ लोन पेयर से मत देखा करो, पर देखना चाहते हो तो, क्योंकि आपस में हम ऐसे सोचेंगे कि हमें पता है कि लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो जिसमें एक लोन पेयर उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, और जिसमें 2 उसका तो बहुत ही ज्यादा, और जिसमें 3 उसका तो बहुत ही ज्यादा। नहीं भैया, ज्यादा लोन पेयर होने से आपस में कैंसिल भी तो हो सकते हैं, एक दूसरे के उल्टे ही भिड़ गए तो क्या कर देंगे, आपस में अपने आप को ही मार बैठेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, तो सबसे पहले किसको देखना, तो जो रूल बताया उस रूल से डिस्टर्ब मत होना, जो बातें बताते हैं उसी पे चलना, जो बटिया बता रहे हैं उसी बटिया पे चलना, तो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाओगे, कम कदम चल उठाने पड़ेंगे। और अगर जिस रास्ते को नहीं बताया गया उस बात पे चल रहे हो, चौड़े रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे, मार्बल बिल्कुल एकदम बढ़िया आलीशान राजपथ वाले रास्ते पे जाओगे ना, तो भटकोगे, क्योंकि उसमें लेफ्ट राइट होगी बहुत और ज़्यादा कदम उठाने पड़ेंगे। तो जिसलिए जो बात सीक्वेंस बता दी उस सीक्वेंस पे ही चलना है। तो नंबर आप अपने दिमाग में एकदम से नए रूल बना लेते हैं, जो बात मैं कहता भी नहीं वो बातें पता नहीं कहाँ से याद आ जाती हैं, जो बातें मैं कहता हूँ वो याद नहीं रहती तुम्हारी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए, है ना। बस ये सोच जाइए कि आप तो हो ही नहीं, बस आपके अंदर मैं ही हूँ, जो मैंने कह दिया वही है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या देख लेंगे, तो सब पोलर तो सब एक सारे के सारे ही हैं, क्योंकि अगर सेंट्रल एटम पे देखिए मैंने आपको बताया, अगर वैन शेप है, वी शेप है, पिरामिडल शेप है, टी शेप है, तो डाइपोल मोमेंट कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। अगर वो पूछे कि सारे मॉलिक्यूल पोलर हैं कि नॉन पोलर, तो सब के सब पोलर हैं, क्योंकि डाइपोल किसी का भी जीरो नहीं है, क्योंकि एक की शेप वेंट आ रही, वेंट वी शेप आ रही, वी शेप का डाइपोल कभी जीरो नहीं होता, पिरामिडल का कभी जीरो नहीं होता, और टी शेप का कभी जीरो नहीं होता। चलिए बात कर लें, तो अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा उस पर चार्ज ज्यादा, जिस पर चार्ज ज्यादा उसका डाइपोल ज्यादा। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कितनी, 2.5 कसाई CSI। ठीक है, तो 2.5 और एच की होती है 2.1, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 0.4 का। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है 3 और एच की कितनी होती है 2.1, यहाँ कितना आ गया 0.9 का। अगर यहाँ देखें O की कितनी होती है 3.5 और H की कितनी होती है 2.1, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 1.4 का। और F की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 4 और H की होती है 2.1, तो यहाँ आ गया 0.9 का। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.9 का है, यहाँ 0.4 का है, यहाँ कितना है 0.9 का है, और यहाँ कितना 0.4 का। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। एंगल पेंगल चक्कर में मत पड़ जाना कि 4 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 लोन पर 1000 लोन पर 1000 बॉन्ड, इससे चक्कर में मत पड़ना। बॉन्ड हो, नंबर ऑफ बॉन्ड हो, नंबर ऑफ मोमेंट, सब पहले सारी चीजें बाद में आएंगी, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक कर लीजिए बस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि एंगल देखिए कब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद, कभी पहले ही एंगल देख लो कि यहाँ पे एंगल क्या है, कि यहाँ पे एंगल कम है तो यहाँ डाइपोल ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ एंगल बड़ा है तो यहाँ डाइपोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव देखनी है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें 1.9 है, इस बॉन्ड की 1.4 है, इस बॉन्ड की कितनी आ गई 0.9, इस बॉन्ड की आ गई 0.4। क्लियर, तो एंगल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे चलिए, यहाँ सबकी अगर मैं शेप देखूं तो सबकी वैन शेप है, वैन शेप है, तो डाइपोल नेट डाइपोल तो जीरो तो होने वाला नहीं, सबके सब पोलर होंगे। अब बात कर लें लोन पेयर की, तो लोन पेयर भी सब पे होंगे, वो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन तो हमें क्या देखना है, मेन देखना है इनकी डाइपोल मोमेंट देखनी, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे सबसे पहले। ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 होती है, और कार्बन की कितनी है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की होती है 2.5। तो ये तो 3.5 है, और ये 2.5, ये 3.5, ये 2.5, मगर इसमें ये वाला बॉन्ड तो सेम है,
तो इस बॉन्ड की बात मत करो, जो डिफरेंट बॉन्ड की बात करो। तो यहाँ अगर मैं O और C की बॉन्ड की बात करूँ तो कितना 1.5 और 3.5, तो यहाँ तो आ गई 1, यहाँ 3.5। और H की बात कर लो, इसमें CO की बजाय क्या पहले कौन करो CH, इधर ये कितना है 2.1, तो यहाँ कितना आ रहा है 1.4 भी आ रहा है। और यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है 1.4, यहाँ 1.4 एक बॉन्ड का है और दोनों बॉन्ड का 1.4, इसमें एक बॉन्ड का 1.4 और एक बॉन्ड का कितना है, एक बॉन्ड का कितना आ गया। अगर मैं कार्बन की बात करूंगा तो यहाँ पे कितनी है 2.5 है, तो ये आ जाएगा 1। इसमें दोनों का ही कितना आ रहा है डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ज्यादा डिफरेंस, तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी इनमें भी एंगल देखने लगो कि ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, CH3 रिपल्सन ज्यादा करेंगे तो इसमें एंगल बड़ा हो गया होगा, एंगल बड़ा हो गया होगा तो डायपोल कम हो गया होगा। इसमें छोटे छोटे ग्रुप हैं तो एंगल क्या होगा, कम होगा, एंगल कम होगा तो रिजल्टेंट ज्यादा हो जाएगा। नहीं, एंगल से नहीं, सबसे पहले क्या देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इसमें दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.4 है, इसमें 1.4 और 1 है, इसमें 1 और 1 है। तो ज्यादा डिफरेंस किसमें है, इसमें, तो इसका डायपोल ज्यादा होगा। इससे ज्यादा डिफरेंस इसमें है तो इसका होगा। आगे बात समझ में, चलिए यहां देखिए जी, ये बेंजीन है, मैंने आपको बताया था बेंजीन का नेट डायपोल मोमेंट क्या था, 0। अगर ये H हटा, ये Cl हटा के मैं H लगा दूं तो पूरा एकदम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई भी लोन पेयर नहीं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, कोई भी लोन पेयर नहीं हो, तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा किसका, नेट डायपोल का। तो अगर मैं इस पे Cl लगा दिए तो Cl क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेंगे, तो इनका, इसका डायपोल कहां होगा, इसका डायपोल होगा इधर और इसका डायपोल होगा इधर। तो इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, ये 60, क्योंकि जितना ये है उतना ये है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अब क्या हो गया, सब में सेम हो गया, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी CCl बॉन्ड है, इसमें भी CCl बॉन्ड थे, इसमें भी CCl बॉन्ड है, तो बॉन्ड की कैटेगरी एक जैसी है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करने की जरूरत नहीं। अब किसकी आ गया, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम है तो अब एंगल पाइए। तो इसमें ये इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, तो इनकी अगर मैं एंगल देखूं तो अब ये एंगल कितना होगा, यहाँ होगा 120, यहाँ 60, और ये ऊपर डब और ये अप ये डाउन, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे जितना एंगल छोटा उतना रिजल्टेंट क्या आएगा ज्यादा, जितना एंगल बड़ा उतना रिजल्टेंट क्या आएगा कम, और इसमें तो 0 हो जाएगा, आपस में इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इससे ज्यादा इसमें और इससे ज्यादा इसमें, तो जैसे जैसे क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो म्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सबसे छोटा कम इसमें है, इससे बड़ा एंगल इसमें आ गया, एंगल बढ़ेगा तो डायपोल घटेगा। क्लियर होगी बात। एक और बात ध्यान दीजिए, इसमें दोनों जो ग्रुप लग रहे हैं, 2 Cl लग रहे हैं बेंजीन पे, एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे, और एक किस पे हो गया, पैरा पे। ये डाइक्लोरोबेंजीन है, कौन सा, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसे पढ़ेंगे मेटा डाइक्लोरो, क्योंकि अगर ये ग्रुप कह लूं तो ग्रुप से ही अगली मेटा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे और ये ऑर्थो पोजीशन पे। तो अगर दोनों ग्रुप सेम कैटेगरी के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी विड्रॉ करने वाला है, ये भी विड्रॉ, ये दोनों ग्रुप क्या है, एक कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का केस है तो ऑर्थो वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा हुआ किससे, मेटा वाले से, और मेटा वाले का ज्यादा हुआ किससे, पैरा वाले से। कब, जब दोनों ग्रुप कैसे हैं, विड्रॉइंग ग्रुप के हैं। अगर दोनों ग्रुप विड्रॉइंग नेचर के हैं तो ऑर्थो वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा मेटा से और मेटा का ज्यादा होगा पैरा से। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, ये C है और ये बेंजीन में भी यहां C होंगे, मगर ये बेंजीन के जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, तो इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी होती है 2.5 और डबल बॉन्डेड की हो जाती है कितनी, कितनी हो जाती है 3, और ट्रिपल बॉन्डेड की हो जाती थी 3.25। तो इसमें ये जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो कार्बन कार्बन है मगर फिर भी ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, वो सिंगल बॉन्डेड, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, तो इसका डायपोल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये एक तरीके से CH3 क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाएंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये डोनेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये गई इधर, ये डोनेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये गई इधर, तो वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ कितना हो गया 60। ऐसे ये रिलीज करेगा तो इसका डायपोल पोलैरिटी इधर जाएगी, ये रिलीज करेगा तो इसकी डायपोल पोलैरिटी ये जाएगी, तो इनके बीच में आपका एंगल कितना हो गया 120। ये रिलीज करेगा डाउनवर्ड, ये रिलीज करेगा अपवर्ड, तो एक कहाँ चला गया डाउन और एक कहाँ चला गया अप, तो एक दूसरे का पॉइंट हो जाएंगे, कितना एंगल हो जाएगा 180। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे ज्यादा यहाँ एंगल 180 है या 120 है या 60 है, जितना एंगल कम होगा उतना डायपोल क्या होगा ज्यादा, क्योंकि पोलैरिटी बिल्कुल सेम थी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम हो जाए तो फिर क्या चेक करेंगे, फिर करेंगे एंगल। तो इसमें भी क्या हो गया, दोनों ग्रुप सेम नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो अगर दोनों ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हों या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हों, तो उस केस में ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे, मेटा से, और मेटा का ज्यादा होगा किससे, पैरा से। देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा था, ये मेटा पोजीशन पे, और ये क्या हो गया पैरा पोजीशन।
ऑर्थो मेटा पैरा जानते हो, जहां जिस कार्बन बेंजीन के पहले कार्बन पे जब कोई ग्रुप लगा तो उससे अगली पोजीशन होगी ऑर्थो, उससे अगली होती मेटा, उससे अगली होती पैरा। तो ये आंसर हुआ। तो ये मेन पॉइंट है। ये क्या है जी, इफ बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन म्यू क्या होगा, ऑर्थो का अधिक होगा किससे, मेटा से, और मेटा का अधिक होगा पैरा से। तो ये कह रहा है अगर दोनों ग्रुप क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो उस केस में क्या होगा, जो ऑर्डर होगा किसमें, डायपोल मोमेंट का किस केस में, बेंजीन के केस में, वो क्या होगा, ऑर्थो का अधिक होगा किससे, मेटा से, और मेटा का अधिक होगा पैरा से। दूसरा, इफ वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन म्यू क्या होगा, ये वो कह रहा है एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और एक विड्रॉइंग हो तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, अब के ऑर्थो का डायपोल सबसे कम और पैरा का सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखिए ये CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया डोनेटिंग, तो ये तो डोनेट करेगा इधर। NO2 ये विड्रॉइंग हो गया क्योंकि N की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाएगी किससे, डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो इसमें क्या होगा, तो इसका पोलैरिटी कहाँ चली गई, इधर, तो इसकी पोलैरिटी इधर, इसकी पोलैरिटी इधर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कब मेजर करते हैं, जब उनके हेड या उनके टेल मीट कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों के टेल मीट कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो गया 120। एक ये डोरिस कर रहा है डाउनवर्ड और एक ये विड्रॉ कर रहा है, तो इसका डायपोल हो गया इधर, तो ये एंगल कितना हो रहा है, दोनों के जहाँ टेल मीट कर रहे हैं ये एंगल कितना आ रहा है 60। इसमें अगर हम बात करें, ये विड्रॉ करेगा और ये क्या करेगा, रिलीज, तो दोनों के बीच में एंगल, ये डाउनवर्ड और वो भी डाउनवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, जीरो। जीरो का मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा किस में मिल जाएगा, इसमें, इससे कम इसमें, क्योंकि यहाँ एंगल 0 था, यहाँ 60 था, यहाँ 120 था, तो एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डायपोल मोमेंट घटेगा, तो इसलिए अब क्या हो गया, पैरा का ज्यादा हो गया, पैरा का ज्यादा, मेटा का उससे कम, और ऑर्थो का सबसे कम। यहाँ देखिए इनमें कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तो ध्यान दीजिए सी और एन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या इसे ऐसे तिरछा लगा सकता हूं, नहीं। जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp, और sp का मतलब शेप क्या होगी, लीनियर होगी। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन sp है, तो इसकी शेप क्या होगी, लीनियर, इनकी एंगल 180 होगा, बिल्कुल सीधा लगेगा। ऐसे इस कार्बन पे n को ना तो इधर को या इधर को बैंड करके नहीं लगा सकता, मजबूरी अब सीधा ही स्ट्रेट लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, नहीं। और तो जैसा ग्रुप ये है वैसा ग्रुप ये है, जितना डायपोल ये जनरेट करेगा डाउनवर्ड उतना ही डायपोल ये जनरेट करेगा अपवर्ड, दोनों इक्वल अपोजिट है, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका नया डायपोल तो जीरो हो गया। इसकी बात करें, यहाँ पे O पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी, तो बॉन्ड 180 नहीं होगा, 180 नहीं होगा तो ये क्या होंगे, बैंड होंगे। देखिए ऐसे। अब इसकी बात करूं, यहाँ पे इस O को, इस H को मैं इधर भी लगा सकता हूं और इधर भी। इधर लगाया तो आपको दिखाई देगा कि शायद डायपोल कैंसिल हो रहा हो, कि जितना वो खींचेगा उतना ये इक्वल है, पॉइंट है, कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, ये इधर से इधर को भी तो लग सकता है, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो सकती है, रोटेट। ये क्या कर सकता है, यहाँ से ये घूम सकता है। तो ये क्या है, ये नगराज है, मैंने आपको बताया था, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो जाती है, तो ये घूमते रहते हैं, कोई पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन नहीं होगी इनकी, और पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन नहीं होगी तो रिजल्टेंट डायपोल कभी जीरो नहीं हो सकता इसमें, तो कभी भी जीरो नहीं होगा। आगे बात समझ में, नहीं। तो इसका डायपोल जीरो है और इसका जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इसका देखो गया। सेम कहानी बिल्कुल इसी टाइप का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक कर लेना घर से। ये अगर मैं बेंजीन पे क्या लगाऊं, दो NO2 लगा दूं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो बताइए इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, ये आपको बताना है। आगे बात समझ में, चलिए यहां देखिए इन दोनों में कंपेयर करना है जी। ये Cl है, ऐसे समझो ये डायपोल, जितना डायपोल ये क्रिएट करेगा उतना ये, उतना ये, उतना ये। एक तरीके से अगर मैं देखूं तो एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये लग रहा है, एक डायपोल ये लग रहा है, और एक ये लग रहा है अपोजिट। दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, या तो ऐसे कर लो, देखिए ये एंगल 120, ये 120 और ये 120, तो 120 पे तीन एंगल एक जैसे लग रहे हैं, तीन फोर्स एक जैसे लग रहे हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तीनों कैंसिल होकर बस यही तो बचेगा। तो नेट बचेगा डायपोल, मान लीजिए एक की वजह से कितना है, म्यू है, म्यू 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 म्यू, तो तीन तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इस सेंटर पे तीनों ये फोर्स क्या है, इक्वल है, और कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकली। ये एंगल 120, ये 120 और ये 120, ये बीच में रह गया अलग, तो ये तीनों मिलकर जीरो हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये बचेगा म्यू। ये ऐसे कर लो। ये आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहां समझिए, ये थे ना, ये अप, ये डाउन को कैंसिल कर देगा, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, बचे ये दो। ये दो किस पे लग रहे हैं, ऐसे देखिए, ये दोनों 120 के एंगल पे लग रहे हैं। अगर ये म्यू है और ये म्यू है, एंगल कितना है 120,
दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, उनके बीच में एंगल कितना हो 120, तो रिजल्टेंट भी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के इक्वल आ जाएगा। तब भी देखो ये दोनों का रिजल्टेंट मिलकर क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो भी वही भी बता रहा हूं मैं, म्यू। चलिए इसका तो आ गया म्यू। इसकी बात करो, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, इसका इधर, तो ये ऐसे तो बनेगा। अगर मैं देखूं तो ऐसे होगा, ये होगा म्यू, ये इधर होगा म्यू, और ये इधर होगा म्यू। ये कितना एंगल 60 60, यानी कि ये कितना है 120। तो आप ऐसे समझो, पहले क्या कर लो, इन दोनों को सोल्व कर लो, म्यू म्यू को, म्यू म्यू के बीच में एंगल कितना है, ये 120। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट उन्हीं के इक्वल आएगा, कितना आ जाएगा, ये म्यू। अब ये तो खत्म हुए, इनका रिजल्टेंट आ गया ये म्यू। अब ये दो म्यू हो गए और दोनों म्यू बिल्कुल एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 म्यू। तो इसका रिजल्टेंट आएगा 2 म्यू और उसका आएगा म्यू। तो किसका ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए ये तो सिंपल वेक्टर था, फिजिक्स का क्वेश्चन था। ये कह रहा है सिस N2H2 और ट्रांस N2H2, N2 यानी कि NN के बीच में बॉन्ड बना दिया। एक एक हमने क्या लगा दिया इस पे, एक एक हमने इस पे क्या लगा दिया है, H। अब यहाँ पे बैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो इसमें क्या लगाइए, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा। यहाँ भी एक डबल बॉन्ड। अब ये कह रहा है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब है कि दोनों एन पे जो H लगे हैं वो सेम साइड में लगा दो। तो एक एक लोन पेयर जो लग रहे होंगे वो अपोजिट साइड में होंगे। तो सेम सेम साइड में H, सेम सेम साइड में लोन पेयर। ट्रांस का मतलब H एक अप एक डाउन लगा दो, तो ये आपस में। तो देखिए इसमें तो क्या होगा, इसमें इसका ये डायपोल किसका है, एन और H बॉन्ड का, और ये डायपोल किसका है, लोन पेयर का। तो आपस में पहली बात तो एक दोनों सेम पोलैरिटी में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर भाग जाएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ भाग जाएगा। तो इसका एक मोमेंट तो ये आएगा, दोनों का मिलकर एक ही आएगा, तो इसका रिजल्टेंट कहीं नीचे आएगा। ठीक, यहाँ देखिए जितना ये N से N नाइट्रोजन खींचेगा S से, उतना ये नाइट्रोजन इस S से खींचेगा, आपस में इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल। जितना ये लोन पेयर इधर देगा उतना ये लोन पेयर इधर देगा, ये भी इक्वल है, अपोजिट है, तो कैंसिल। तो इसमें ट्रांस फेस में नेट डायपोल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका जीरो है, उसका नॉन जीरो है। तो किसका मतलब, सिस वाले का ज्यादा हो गया ट्रांस वाले से। तो सिस वाले का ज्यादा हो गया किससे, ट्रांस से। और अगर सिमेट्रिकल सिस ट्रांस है तो ट्रांस वाले का हमेशा डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। ट्रांस सिस वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे, वो सिस वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे, ट्रांस वाले से। और ट्रांस वाले का नेट डायपोल जीरो हो सकता है अगर वो सिमेट्रिकल ट्रांस है, मगर सिस वाले का डायपोल हमेशा ज्यादा होता है ट्रांस वाले से। ये बात गलत है। जब ये बात गलत है तो इसे याद नहीं रखनी हमें सिस वाले का भी ज्यादा हो सकता है भैया जी, ट्रांस वाले का भी ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले हैं, विड्रॉइंग वाले हैं, एक रिलीजिंग वाला है, एक विड्रॉइंग वाला है, इस पे डिपेंड करता है। देखेंगे आगे एक और एग्जाम्पल अभी। यहाँ देखिए CH3 का होल थ्राइस NO और एक है CH3 का होल थ्राइस PO। अब इनका डायपोल मोमेंट पूछ रहा है। पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। सबसे पहला फंडा क्या है, ज्योमेट्री ड्रॉ कर लो। N पे 3 CH3 लगा दिए। अब N की तो 3 बैलेंसी होती है, पूरी हो गई। अब ये एक O बचा, तो अब ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। इस केस में NP पे 3 CH3 लग गए, इसकी बैलेंसी 3 हो गई, मगर P के पास क्या है, 3D वैकेंट होती है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास वैकेंट ड्यूटल होती है, तो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड करके कितनी कर सकता है, 5। तो इसका मतलब ये O को डबल बॉन्ड से और जोड़ सकता है। अब टोटल बैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 5, और ये हो सकती है। तो इसमें डबल बॉन्डेड O लग जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसका डायपोल मोमेंट डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा होता है वो समझ लीजिए। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो आप ये देख लीजिए, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो। इसकी इलेक्ट्रिसिटी N की कितनी है, 3, और O की कितनी है, 3.5। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.5। यहां अगर हम बात करें तो P की इलेक्ट्रिसिटी होती है 2.1 और O की होती है 3.5। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.1। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, मगर ज्यादा इसका है। रीजन क्या है जरा समझ लो। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हम खोलें, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। जिसने लोन पर डोनेट करा उस पर तो आ जाएगा प्लस, और जिसने एक्सेप्ट करा उस पर आ गया माइनस। और ये कंप्लीटली चार्ज आ रहा है प्लस माइनस, और डायपोल किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, एक ये डायपोल जनरेट हो जाएगा इसमें। यहां अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, डायपोल जनरेट होगा। O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कब चेक करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ कम है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो पोलैरिटी की वजह से। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से देखूं, मतलब पोलैरिटी की वजह से देखूं, तो यहाँ पे जो माइनस माइनस का चार्ज और प्लस का चार्ज, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, वो कम होगा इस डेल्टा के कंपेरिजन। मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के अलावा दूसरा एक चार्ज, परमानेंट चार्ज आ रहा है,
तो इस पे क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से प्लस माइनस चार्ज हो गया, तो एक तो इसका डायपोल इन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का, आ रही बात समझ में नहीं। अब ये जो बॉन्ड है एन और ओ के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से एक और डायपोल आएगा, तो ये तो डायपोल हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, मतलब कंप्लीट जो प्लस माइनस चार्ज आ गए, तो यहाँ कंप्लीट चार्ज आ गया, उसका तो डायपोल बहुत ज्यादा हो गया, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उतना कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा आएगी, मगर यहाँ कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्लस माइनस कंप्लीटली है ही, किसकी वजह से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। तो एक ऐसे कह लो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से डायपोल होगा और एक इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी आएगी, वो ये वाली जो पोलैरिटी नो डाउट इससे कम होगी, इस पोलैरिटी से, मगर इसमें ये प्लस ये दोनों मिलके क्या होंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे इससे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट चार्ज। तो इसमें कंप्लीट चार्ज डेवलप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, जिससे वजह से डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, एक तरीके से लोन पेयर का मोमेंटम ही होता है। लोन पेयर किसी, देखिए किसी एटम से लोन पेयर भाग रहा है, इसका मतलब लोन पेयर भागने का मतलब लोन पेयर का मोमेंट। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये एक तरीके से ये डायपोल जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का नहीं, लोन पेयर का मोमेंटम है। और अगर बात करें लोन पेयर का जो मोमेंटम है वो बॉन्ड पेयर से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये एक्चुअल में है क्या, ये लोन पेयर का मोमेंटम है, लोन पेयर का मोमेंटम बॉन्ड पेयर से हमेशा क्या होता है, ज्यादा। तो इसलिए इस केस में डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। क्लियर हो गई बात। और एक बात मैं बता सकता हूं, अगर आप कहो कि ये भी, चलिए इससे भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते थे, किसने कहा कि डबल बॉन्ड बनाओ जबरदस्ती, क्या आप भी कोई कहने लगे कि नहीं जी इस पे लोन पेयर था, जैसे इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, क्या ये फास्फोरस ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना क्या सकता, पहले बनाता ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बन गया तो मैं इसको अब खोल दूंगा, इधर माइनस इधर प्लस, अब ये अपने माइनस का मतलब है अपने लोन पेयर को इधर देना चाहता है, इसके पास क्या है बाबूजी, वैकेंट ऑर्बिटल है, तुरंत ले लेगा, लेके क्या बना देगा, वापस डबल बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग हो से डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये लोन पेयर देगा तो इस पे प्लस इस पे माइनस, ये पूरा कंप्लीट चार्ज होकर ये बन जाता है फाइनल। उसमें ये माइनस वापिस बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि n प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है। उसके पास क्यों है, क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड का था, और थर्ड पीरियड के पास 3D वैकेंट होती है, तो आराम से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। आ गई बात समझ में क्या नहीं। तो इस पहला लोन पेयर की वजह से पोलैरिटी इधर थी और दूसरे बैक बॉन्डिंग की वजह से पोलैरिटी इधर हो जाएगी, तो दोनों की पोलैरिटी आपस में कैंसिल होकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, बहुत कम डायपोल आता है इसका। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, CH3Cl, इसमें अगर इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से देखूं तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनकी स्लाइटली पोलैरिटी जनरेट होगी। किसकी वजह से, स्लाइटली, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो चार्ज जनरेट होता है वो स्लाइटली होता है, पार्शली चार्ज होता है, कंप्लीट चार्ज नहीं आता। तो इस पे माइनस इस पे प्लस। यहां देखिए दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या है, CH2CH ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में कंपेयर करना दोनों के बीच में। तो देखिए जो पोलैरिटी C और N की पोलैरिटी यहाँ है वही CN की पोलैरिटी यहाँ है, तो जितना डायपोल इसमें आएगा उतना ही डायपोल इसमें आएगा। तो अभी तक तो बात बराबर है। बात जरा इसकी कर लो आगे। अब ये क्या होगा, ये इसमें अगर हम बात करें तो देखिए डबल पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन है, और ये नेगेटिव चार्ज का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये देखिए ये क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगी, टूटना चाहेगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे हैं फ्लो, तो जैसे ये इधर जाएगा वैसे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर टूट जाएगा। क्या हो गया, रेजोनेंस। तो जैसे ही टूटेगा वैसे इधर, तो कहने का मतलब है इधर माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, और ये बॉन्ड आ जाएगा बीच में। और ये प्लस माइनस के बीच में अब क्या हो गया, ये जो प्लस माइनस था अभी कंप्लीटली चार्ज आएगा, ये चार्ज तो पोलैरिटी की वजह से आएगा ही, वो अलग चार्ज है। ये तो रेजोनेंस की वजह से इधर जब ये बॉन्ड टूटेगा इधर माइनस इधर प्लस, ये टूटेगा इधर माइनस इधर प्लस, ये माइनस प्लस बॉन्ड बना देंगे, यहाँ परमानेंट माइनस हो जाएगा और यहाँ परमानेंट प्लस हो जाएगा। तो कंप्लीटली प्लस माइनस चार्ज आ गया, और देखो प्लस माइनस चार्ज बहुत दूर हो गए, ये 1 2 3 4 यानी कि 1 और 4 एटम पे हो गया, वहां 1 और 2 पे है, यहाँ 1 और 2 पे है। तो इसमें क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन, एक तो कंप्लीटली चार्ज हो गया, चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो एक तो रेजोनेंस की वजह से जो डायपोल आ रहा है ये, प्लस इस बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से C और N की जो बॉन्ड पोलैरिटी है कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो पोलैरिटी है वो, ये प्लस ये दोनों ऐड होंगी, और जब जाकर रिजल्टेंट आएगा तो ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसमें तो सिर्फ पोलैरिटी वाला आ रहा है। अगर ये 10 है तो ये भी 10, और ये साथ में क्या है 20 ये आ रही, तो वो कितनी हो गई 30, वो 10 ही रह गई, तो इसका ज्यादा है। तो रेजोनेंस की वजह से सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ गया, या कह सकते हैं डायपोल मोमेंट बढ़ गया। रेजोनेंस की वजह से कहीं डायपोल मोमेंट बढ़ भी सकता है और कहीं घट भी सकता है, भैया ध्यान रखना इस बात को। चलिए जैसे इथाइल अल्कोहल,
और ये कार्बोक्सिलिक कोई एसिडिक एसिड है। इन दोनों के बीच में इथाइल अल्कोहल और एसिडिक एसिड के बीच में कंपेयर करना है। तो अगर हम बात करें इसकी, यहाँ देखिए एसिडिक, इसको अगर हम ओपन करें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सी और ओ एच बॉन्ड होगा, ओ एच खींच लेगा। चलिए पोलैरिटी जनरेट होगी सी और ओ के बीच में। यहाँ देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ओ देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, ये रेजोनेंस जनरेट करेगा और रेजोनेंस जनरेट करेगा तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और वो टूटेगा, तो इसने लोन पेयर दिए तो इस पे प्लस और इसने लिए हैं तो उस पे माइनस, ये डबल सिंगल बॉन्ड आ गए तो प्लस की वजह से एक डायपोल जनरेट हो जाएगा इसमें प्लस की वजह से माइनस की तरफ, और ये कंप्लीटली चार्ज जनरेट हो रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो चार्ज जनरेशन है वो रेजोनेंस की वजह से हो रही है, वो ज्यादा होगी। यहाँ जो चार्ज जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से होगा, जबकि वहां पे जो चार्ज जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से तो होगा ही होगा, साथ में रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस क्या करेगा, ज्यादा चार्ज जनरेट कर देता है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या करेगा, यहाँ पे ज्यादा चार्ज ले आएगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो रेजोनेंस क्या कर देता है, चार्ज पोलैरिटी को बढ़ा देता है, जिससे डायपोल मोमेंट बढ़ जाता है। यहाँ देखिए CH3F और CH की जगह क्या ले लिया, ड्यूटेरियम, प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम ले लिया। तो ये F तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा ही, अब इसमें ज्यादा छीनेगा कि इसमें, तो ध्यान दीजिए H वैसे तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते नहीं, H ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते ना लेना चाहते, नॉर्मल होते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस की मैं थोड़ा सा देख भी लूं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी थोड़ी सी ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। इसकी इलेक्ट्रोनिटी 2.5 है और उसकी 2.1 है, तो ये थोड़ा सा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये F तो इस C से खींचेगा ही। तो नेट पोलैरिटी इस वाले बॉन्ड की पोलैरिटी भी कहाँ है, लेफ्ट है। इस CH बॉन्ड की पोलैरिटी भी किधर है, राइट, और CF बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या है, राइट। दोनों ऐड हो जाएंगी और एक बड़ी पोलैरिटी आ जाएगी। यहाँ F की भी पोलैरिटी कहाँ है, राइट है, और D और C की भी पोलैरिटी क्या है, राइट है, मगर इस D की पोलैरिटी ज्यादा होगी। D ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है H के कंपेरिजन, इसका जो प्लस आई है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम अगर हम बात करें प्लस आई इंडक्टिव फैक्ट अगर थोड़ा सा याद हो तो D ट्राइटियम के ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है S से। H का इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो हम मानते हैं, मगर S से ज्यादा D का, D से ज्यादा T का। रीजन क्या है, क्योंकि इनका मास हैवी होगा, इसका एटॉमिक मास होता है 1, इसका 2, इसका 3। जितना मास अधिक होता जाएगा उतना हैवी होता जाएगा, और जितना हैवी होगा उतना रेजोनेंस कम होता है। जैसे ये दो एटमों के बीच में आप बॉन्ड बताते हो तो बॉन्ड ये फिक्स लेंथ नहीं होती, ये ऐसा नहीं कि बांध दिए रोड से हमेशा यहीं बैठे रहेंगे, ये एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में घटती बढ़ती रहती है, तो वाइब्रेशन करते रहते हैं। ये क्या करेंगे, वाइब्रेशन, बॉन्ड लेंथ फिक्स लेंथ नहीं होती है, ऐसे एटम वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच का स्पेस कभी घटता है कभी बढ़ता है। जितना स्पेस क्या होगा, जितना वाइब्रेशन कम होगा, देखिए जितना वाइब्रेशन कम होगा उतना स्पेस बीच में ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो D का जो मास है वो S से ज्यादा है, और जिसका मास ज्यादा है, जो हैवी है, उसकी वाइब्रेशन कम होगी, और वाइब्रेशन कम होगी तो उसका मतलब है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, मतलब उसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना D इज मोर प्लस आई, D इज मोर पॉजिटिव देन H, किसकी वजह से, वाइब्रेशन थ्योरी, वाइब्रेशन थ्योरी की वजह से, मतलब ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा उतना वाइब्रेशन कम, जितना वाइब्रेशन कम उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। देखिए जितना वाइब्रेशन दूर तक करेगा मतलब उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जितना जितना कम वाइब्रेशन होगा उतना पास पास रहेंगे, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितना वाइब्रेशन कम होता है उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा प्लस आई दिखाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, D की वजह से डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू H। तो इसलिए किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, इसका, किसकी वजह से, D की वजह से। ये देखिए CH3Cl, CH2Cl2, CH Cl3, इसमें डायपोल मोमेंट कंपेयर करना था। लोगों को, बच्चों को लगा ये जेई मेंस में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, और जगह भी एक दो जगह आ चुका है और अभी और भी आ सकता है, तो बच्चों को लगा कि जैसे जैसे Cl एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ता जाएगा, इधर से इधर को, इधर से इधर को लगा दिया। अरे पहले तो चेक करिए क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर होता है, कार्बन पे कोई लोन पेयर होता है नहीं। अगर कोई नेगेटिव चार्ज आए कार्बन पे तब लोन पेयर हो सकता है, न्यूट्रल कार्बन एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता। अगर वो किस में है, कोवलेंसी 4 में है, मतलब फर्स्ट एक्साइड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में होगा तो कोवलेंसी 2 होगी, उस केस में एक लोन पेयर हो जाता है, जैसे कार्बीन।
चलिए, इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। जब सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, मगर इस सेंट्रल एटम पे लगने वाले जो टर्मिनल एटम है वो सारे सेम नहीं है, इसमें भी सारे सेम नहीं है, इसमें भी सारे सेम नहीं है, और इसमें सारे के सारे क्या है, सेम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो और चारों एटम क्या है, सेम है, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। कंडीशन बता रखी मैंने, अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो हो और उस पर जुड़ने वाले सारे एटम सेम हो तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो इसका तो जीरो हो गया। तो बाकी में कैसे कंपेयर करेंगे, तो आप बना लीजिए इसकी शेप, इसकी कितने बॉन्ड है, इस पे जीरो लोन पेयर है और 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडेशन sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल शेप। जब इसका नेट डायपोल जीरो है तो एक दिमाग में बात कर सकता हूं कि ये इधर डायपोल खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर, और इसका डायपोल ये चारों आपस में सिमेट्रिकल लग रहे हैं, नेट रिजल्टेंट इनका जीरो होगा। जब भी किसी एटम पे, अगर मान लीजिए किसी एटम पे इक्वल मैग्नीट्यूड के n फोर्स लग रहे हो सिमेट्रिकली, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। एक थोड़ी देर के लिए ऐसा मान सकता हूं कि इन दो का डायपोल इन दो को कैंसिल करेगा, या कह सकता हूं इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो इसको 100% कैंसिल करेगा, कैसे भी मान लो, क्योंकि नेट रिजल्टेंट जीरो होना है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये डाउनवर्ड, वो 100% इसको वाले को क्या कर रहा होगा, कैंसिल, इसलिए नेट जीरो आ रहा होगा। अब ये 3 सीएल मिलके, इन 3 सीएल का जो रिजल्टेंट आता है वो अपवर्ड वाले एक सीएल के डायपोल को कैंसिल कर देता होगा। इसमें देखिए, अब इसमें ये कितने हो गए, 2, और ये उल्टा खींचने की बजाय तो उल्टा दे देगा, तो ये 3 डाउनवर्ड वाले, 3 विड्रॉइंग वाले मिलके इस एक विड्रॉइंग को कैंसिल करते थे, अब 2 मिलके तो इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और उल्टा एक तीसरा जो हरामी है उनका है उसकी मदद करने लगा, तो क्या होगा, डायपोल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका तो जीरो आ गया, उसमें डायपोल आ जाएगा कुछ ना कुछ। इसमें अकेला एक ही रह गया बेचारा इसका विरोध करने वाला, बाकी तो इसके घर के 2 आदमी और उसके साथ ही हो गए, तो नेट रिजल्टेंट थोड़ा और ज्यादा आएगा। और इसमें तो क्या हो गए, सारे ही खत्म हो गए, सारे ही क्या हो गए, सारे बॉन्ड की पोलैरिटी ऊपर ही हो गई, तो डायपोल और भी ज्यादा आ जाएगा। तो इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका है, तो सबसे ज्यादा किसका था, CH3Cl का। अगर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखूं तो डायपोल मोमेंट इसका 0 आता है, इसका 1 dy आता है, इसका 1.6 dy आता है, और इसका 1.8 dy आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ म्यू मतलब डायपोल मोमेंट, इफ म्यू ऑफ क्लोरोबेंजीन इज x, ये क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कितना है, x है। गेट म्यू ऑफ 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन, 1 2 3 ट्राई क्लोरो, 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई क्लोरोबेंजीन लगा दिया, ठीक है, मतलब कि बेंजीन के 1 और 2 पे 3 क्लोरो लगा दिए। ठीक, अब इनका, अगर इसका डायपोल मोमेंट x है तो इसका बताओ, इसमें तो एक ही तो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड का मान लीजिए डायपोल कितना है, म्यू। अब इसमें क्या होगा, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, तो 3 हो गए। ये कैसे हो गया सिस्टम, एक ये गया ऊपर, एक ये गया नीचे, और एक ये, इनके बीच में एंगल 60 60, ये भी म्यू, ये भी म्यू, ये भी म्यू, क्योंकि तीनों बॉन्ड सेम है। अब ये म्यू म्यू और इनके बीच में टोटल एंगल ये कितना है, 120। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, उनके बीच में एंगल कितना हो, 120, तो रिजल्टेंट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है और बिल्कुल वाई सेट करके जाएगा। तो अगर म्यू म्यू के दो वेक्टर 120 के एंगल पर लग रहे हैं तो रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल होगा, कितना, म्यू। अब ये एक म्यू तो ये था, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया म्यू, तो टोटल कितना हो गया, ये 2 म्यू हो गया, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया जी, 2 म्यू हो गया। तो अगर इसका म्यू था तो इसका कितना हो गया, 2 म्यू। क्लियर हो गई बात, तो इसका ज्यादा होगा। चलिए, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जैसे ये एक क्वेश्चन, ये छोड़िए, इसकी बात करिए। एक क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल है, एक क्लोरोबेंजीन है, इसमें किसका डायपोल ज्यादा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए, ये C है, ये Cl है, ये भी C है और ये Cl है। ये सिंगल बॉन्डेड C है तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3। ये डबल बॉन्डेड C है तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। ये सिंगल, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी 3, Cl की होगी 3, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कितनी होती है, 2.5। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो कितना है, 0.5। और अगर मैं देखूं डबल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कितनी होती है, 2.75, और उसकी कितनी है, 3। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना रह गया, 0.25 का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहां ज्यादा होगा वहीं क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका है, 0.5 है, वहां कितना है, 0.25। तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किससे, क्लोरोबेंजीन से। चलिए, इन विच ऑफ द दीज मॉलिक्यूल म्यू इंक्रीज ड्यू टू द रेजोनेंस, वो कह रहा है कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका डायपोल मोमेंट रेजोनेंस की वजह से बढ़ रहा है। तो देखिए भैया जी, इसमें तो कोई रेजोनेंस का चक्कर है नहीं, यह है, ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके से रेजोनेंस ही होता है। इसने अपना लोन पेयर इसके बैकेंड, इसकी बैकेंड ऑर्बिटल को क्या करा होगा, ओवरलैप करा होगा। ये लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, इसे डी रेजोनेंस बोलते हैं।
या वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो इसने अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को दिया होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी, तभी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। तो चलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं थोड़ा सा खोल के देखूं, देखिए इस सी और बॉन्ड की बेस से, तो इस पोलर ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, इसकी पोलैरिटी की बेस से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेस से अगर मैं देखूं तो डायपोल किधर जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, क्योंकि सी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसकी होगी, ओ की। तो इनकी पोलैरिटी की बेस से नहीं कि इनकी पोलैरिटी की बेस से इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, उसकी बेस से डायपोल जाएगा इधर। और ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में खोल लूं तो कैसा हो जाएगा, जिसने डोनेट करा उस पे प्लस और जिसने एक्सेप्ट करा उस पे माइनस। तो ये प्लस माइनस किसकी वजह से आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, तो इसकी वजह से डायपोल होगा। ये कंप्लीट चार्ज है तो ये ज्यादा हो डायपोल होगा, ये छोटा डायपोल होगा, तो आपस में कैंसिल होके एक नन्ना सा डायपोल बचेगा, क्योंकि ये हाई था मगर इसने क्या कर दिया, इसको लो कर दिया, तो कुल मिला के एक छोटा सा डायपोल आएगा। मगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये रेजोनेंस नहीं है, इसे हम पूरा एक तरीके से रेजोनेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से फॉर्म बनी हुई है। रेजोनेंस क्या करते हैं, जिसमें दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बने, ये तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर जिसमें बन रही है उसे रेजोनेंस कहेंगे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ के, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड में नहीं जाता, तो ये इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बोलते, इसे रेजोनेंस नहीं बोल, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना ये रेजोनेंस नहीं कहलाएगा, यहां ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। अब ये ऑलरेडी मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है जनरल, अब इसकी रेजोनेंस करो, इसके आगे रेजोनेंस तो कुछ हो ही नहीं रही, वो तो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करके लिख लिया, तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो रेजोनेंस थोड़ी है। यहां देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, इस Cl पे क्या होगा, इस Cl की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी, इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो इस बॉन्ड, इस CCl के बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से एक डायपोल आएगा छोटा सा इधर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से आएगा। अब इस पे क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या है, देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये इस पे क्या है, ये लोन पेयर है, तो ये अपना क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहां देके यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो जिसने लोन पेयर दिए प्लस और इस पे माइनस, ये है रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल। तो रेजोनेंस की बेस से क्या हो गया, ये प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो गया, रेजोनेंस की बेस से तो कंप्लीट चार्ज डेवलप हो गया। और देखिए जो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो पोलैरिटी थी वो तब भी आएगी, इस पे स्लाइटली माइनस, इस पे स्लाइटली प्लस, तो वो पोलैरिटी तो ये होगी ऐसे अपोजिट, मगर ये एक नई पोलैरिटी जनरेट हो गई किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, इस पे प्लस और इस पे माइनस, उसकी वजह से एक बड़ा डायपोल आएगा ये। तो रेजोनेंस ने इसका क्या कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक बड़ा डायपोल जनरेट कर दिया, मतलब रेजोनेंस इसकी डायपोल मोमेंट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और इफेक्ट कर रहा है, तो ये आंसर इनके ये ऑप्शन में हुआ। चलिए तो यहां पे क्या कर रहा है, रेजोनेंस क्या कर रहा है, रेजोनेंस क्या कर रहा है, इसके डायपोल मोमेंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक, चलिए यहां देखिए, यहां अगर हम बात करें तो ये पोलर बॉन्ड है, इनकी वजह से डायपोल छोटा मोटा जो भी आएगा आ जाएगा। बात करते हैं रेजोनेंस की, क्योंकि रेजोनेंस के बारे में से पूछ रहा है, वही देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और ये इधर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और बीच में ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते जाएंगे। देखिए यहाँ सिंगल हो जाएगा, वहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एटमों की फर्स्ट और 7 एटम पे प्लस माइनस आ रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जब चार्ज भी बढ़ गया, कंप्लीट चार्ज आ गया, और दोनों प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी तो डायपोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो रेजोनेंस ने क्या कर दिया, इसमें डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, इंक्रीज। इधर कोई था, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी N से, तो डायपोल इधर था, और रेजोनेंस ने भी कहाँ बढ़ा दिया, देखिए इधर ही बढ़ा दिया, तो इसने क्या कर दिया, डायपोल मोमेंट बढ़ा दिया। इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से, इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से रेजोनेंस कहाँ था, इधर, और रेजोनेंस कहाँ भेज रहा है, उल्टा, तो क्या कर रहा है, अपोजिट दे रहा है, अपोजिट दे रहा है, तो इसका मतलब बढ़ा नहीं रहा, हम नहीं कह सकते बढ़ाया। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते बढ़ाया, मान ली ये इधर कितना था 5, और रेजोनेंस ने इधर बढ़ा दिया 7, और 7 में से 5 माइनस होकर बच गया 2, तो ये बढ़ा कहाँ है, तो घट गया। मान लीजिए इनिशियल कितना था इसमें, लेफ्ट साइड इस बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से 5, और रेजोनेंस ने इधर दे दिया 7, ज्यादा दे दिया 7, मगर जब इनका 7 दिया अपोजिट डायरेक्शन में, 5 था इधर 7 था इधर, तो टोटल कितना हो गया, 2 बच गया, तो और भी कम हो गया। इसमें देखिए नेट पोलैरिटी की वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से कहाँ था, इधर, रेजोनेंस कहिए चलिए इसको, मान लीजिए डी और रेजोनेंस अगर हम इसे कहें, वैसे डी रेजोनेंस होता है मगर लोग बाग इसे कम जानते हैं, क्या है, कहीं भी कोई भी जो बैक बॉन्डिंग है, एक तरीके से जो बैक बॉन्डिंग होती है वो रेजोनेंस ही होता है, बैक एंड डी रेजोनेंस उसे बोलते हैं। चलिए
इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से, इस नॉर्मल बॉन्ड की पोलैरिटी वजह से डायपोल कहाँ था, इधर, और इसके रेजोनेंस की वजह से यानी कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से डायपोल कहाँ आया, इधर। तो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं और अपोजिट आ रहे हैं, तो ये इसका डायपोल को घटाएंगे जिससे आपस में कैंसिल होकर बहुत छोटा सा डायपोल हो गया। तो यहां भी रेजोनेंस की वजह से डायपोल आया मगर बढ़ा नहीं, घटा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो डायपोल आया वो नेचुरल जो नॉर्मल डायपोल था उसके अपोजिट नेचर में आया। यहां पे जो डायपोल की वजह से जो ये रेजोनेंस की वजह से जो डायपोल आया वो नेचुरल डायपोल के अपोजिट आया, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। इसमें जो रेजोनेंस की वजह से डायपोल आ रहा है और जो नेचुरल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से डायपोल है, उनकी डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम। नॉर्मल डायपोल भी इधर था और रेजोनेंस भी डायपोल इधर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इस केस में डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। यहां देखिए अगर हम बात करें एफ अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, तो एफ अपना लोन पेयर डोनेट करे और एफ की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा भी होती है आई से, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखूंगा तो माइनस आई। मीजोमेरिक देखूंगा तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, क्या दिखाएगा, प्लस एम। और इंडक्टिव देखूं तो एफ की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी सी से, तो ऊपर विड्रॉ भी करेगा। तो इंडक्टिव की बात करूं तो ऊपर डायपोल की डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड, और मीजोमेरिक की बात करूं तो डायपोल की डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होकर एक छोटा सा डायपोल बच जाएगा। और ध्यान रखना हैलोजन के केस में, ये मैं आपको जीओसी में पढ़ाऊंगा कि जियोस क्या होगा कि जो हैलोजन के केस में जनरली मीजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इंडक्टिव से, मगर हैलोजन के केस में माइनस आई का जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी हो जाती है प्लस एम से। तो हैलोजन का जो प्लस एम होता है उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है, उसका मैग्नीट्यूड कम रहता है, किससे, माइनस आई से। तो हैलोजन का इंडक्टिव माइनस आई बड़ा होता है, किससे, हैलोजन के प्लस एम से। तो ओवरऑल इसमें क्या रहेगा, ओवरऑल डायपोल आउटवर्ड रहेगा क्योंकि इंडक्टिव इसमें बड़ा है मीजोमेरिक से, मगर बहुत छोटा रहेगा क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। प्लस का मीजोमेरिक ऊपर है और माइनस का इंडक्टिव मीजोमेरिक डाउनवर्ड और इंडक्टिव है ऊपर, तो आपस में कैंसिल होके डायपोल मोमेंट जीरो। तो इसमें क्या है, रेजोनेंस का जो डायपोल है वो नेचुरल डायपोल तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से होगा, और वो कहां होगा, अपवर्ड, क्योंकि एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो माइनस आई है। और रेजोनेंस की वजह से देखूं तो वो कहां जाएगा, डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो गई तो कैंसिल होंगे। तो सिर्फ एक ही केस में रेजोनेंस चारों केस में आ रहा है, मगर सिर्फ एक केस में बढ़ा रहा है जिसमें रेजोनेंस की डायरेक्शन सेम आ रही है पोलैरिटी की डायरेक्शन के अलोंग, तो उस केस में डायपोल बढ़ जाएगा, बाकी सब केस में कैंसिल आउट होकर घट जाएगा। देखिए कंपेयर डायपोल मोमेंट, ये क्या है, सिस फॉर्म है, सेम एटम सेम साइड है सिस, और ये सेम अपोजिट साइड है, तो क्या हो गई, ट्रांस। अगर मैं इसकी बात करूं तो जितना CH3 विड्रॉ करेगा उतना CH3 इधर से विड्रॉ करेगा, इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल। जितना ये CS से खींचेगा उतना ये इधर से करेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो अगर सिमेट्रिकल ट्रांस है तो मैंने आपको बताया डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जितना ये डोनेट करेगा उतना ये इधर से H डोनेट नहीं करेगा, जितना CH3 डोनेट करेगा उतना H नहीं, तो आपस में ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इस केस का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो इसलिए सिस का ज्यादा हो गया ट्रांस से, और सिमेट्रिकल ट्रांस थी तो ट्रांस का क्या हो गया, जीरो। मगर ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सिस का दिखो। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेम एटम सेम साइड है, ये सिस फॉर्म है, और इसमें सेम एटम अपोजिट साइड हो गए, ट्रांस। इसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे ये CH3 देगा तो इधर से H, CH3 का डायपोल ज्यादा होगा, H का कम, तो आपस में कैंसिल आउट होंगे, अपोजिट है और इक्वल नहीं है, तो कैंसिल आउट होकर कुछ छोटा सा डायपोल बचेगा। या ऐसे कह लीजिए इसका डायपोल इस मेनली CH3 का डायपोल मानो तो CH3 का बड़ा होगा ऐसे, तो फाइनल डायपोल इधर जाएगा, इसका F का इधर जाएगा, तो F और H का रिजल्टेंट कहीं यहाँ निकल के आएगा, ये F विड्रॉ होगा क्योंकि H देगा और F विड्रॉ करेगा, तो इसका नेट डायपोल इधर और इसका इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। इस केस में देखें ये CH3 देगा और यहां से F विड्रॉ करेगा, यहाँ F में और CH3 के डायपोल में एंगल कितना हो गया, जीरो। देखिए इनके बीच में एंगल कितना हो गया, ये जीरो हो गया, और यहाँ पे CH3 का डायपोल ये और F का डायपोल ये, तो यहाँ एंगल जीरो से बड़ा है ये, और एंगल जीरो से बड़ा है तो रिजल्टेंट कम आएगा, एंगल जितना छोटा उतना रिजल्टेंट बड़ा आएगा। तो ट्रांस के केस में रिजल्टेंट बढ़ाएगा क्योंकि इसमें एंगल CH3 और F का डायपोल के बीच में एंगल जीरो है, जबकि इस केस में CH3 और F के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो एंगल बड़ा तो डायपोल क्या हो जाएगा, छोटा, तो इस केस में ट्रांस क्या हो गया, बड़ा। तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट बड़ा हो सकता है सिस से, कब, जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक तो रिलीजिंग हो और एक विड्रॉइंग हो। अगर दोनों रिलीजिंग या डोनेटिंग है तो ट्रांस सिस केस में ज्यादा होगा, और एक डोनेटिंग है और एक रिलीजिंग है तो उस केस में ट्रांस के केस में डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा सिस से। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि सिस का भी डायपोल मोमेंट ज्यादा हो सकता है और ट्रांस का भी, अगर दोनों ग्रुप सेम नेचर के हैं, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उस केस में सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा ट्रांस से। और अगर क्या हो जाए,
और अगर क्या है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाए और एक विड्रॉइंग, तो उस केस में ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा। और ट्रांस वाली केस, सिस वाली केस का डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता, मगर ट्रांस वाले का जीरो हो सकता है कब, जब सिमेट्रिकल ट्रांस हो। नेक्स्ट देखिए, आयनिक करैक्टर। आयनिक करैक्टर हम निकाल सकते हैं किसी कोवलेंट बॉन्ड में डायपोल मोमेंट से। तो कैसे निकलेगा, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। मगर ये जो फंडा है, ये जो फॉर्मूला है, केवल एप्लीकेबल है डायटोमिक के लिए, केवल 2 एटम का मॉलिक्यूल। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट तो वो होगा जो हमें गिवन होगा। थ्योरेटिकल क्या होता है, थ्योरेटिकल वो होता है जब हम निकालते हैं, जैसे ए और बी बॉन्ड है कोई, जिनके डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब ये टूटेगा तो कंप्लीटली, थ्योरेटिकल मतलब ये कंप्लीटली टूट जाए प्लस माइनस। तो इस पे चार्ज कितना आ रहा, प्लस का 1 यूनिट या माइनस का 1 यूनिट। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल चार्ज आएगा 1 यूनिट। ये डबल बॉन्ड है तो किसमें टूटेगा, +2 -2 में, तो थ्योरेटिकल चार्ज कितना आएगा, 2q। तो जो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट है वो किससे आ जाएगा, q इंटू डी। क्यू तो वो चार्ज होगा जो यहां से कंप्लीट ब्रेक होने से आएगा, +e या 2e, और डी वो होगी इस बॉन्ड की लेंथ, ठीक है, वो भी हमें गिवन कर रखी होगी। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे 100% माइनस करके, उससे जो डायपोल आएगा वो थ्योरेटिकल और जो गिवन डायपोल होगा वो ऑब्जर्व। चलिए जैसे क्वेश्चन समझिए, इफ डायपोल मोमेंट ऑफ HCl कितना है, ये तो कौन सा दे दिया, ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दे दिया HCl का। बॉन्ड लेंथ HCl की दे दी, HCl की बॉन्ड लेंथ यानी कि यहाँ d दे दी। और Q कितना आएगा, HCl टूटेगा प्लस माइनस में, तो इस पे कितना 1 यूनिट का चार्ज आएगा, 1 यूनिट का चार्ज आएगा। तो जो म्यू थ्योरेटिकल होगा वो हो जाएगा Q इंटू डी, और Q कितना हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब E इंटू डी, और E कितना होगा ESU। एक ESU का चार्ज देखिए यहां से निकाल लेंगे, ऑब्जर्व तो दे दिया उसने 1.013, डायोप्टर तो इसे किस में निकाल लेंगे, CGS और कुलाम में। तो 1 डायोप्टर में कितने होंगे, 1 डायोप्टर में होते हैं 10 की पावर -18 था शायद, चलिए 10 की पावर -8 ESU कुलाम सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमें दे रखी है, बॉन्ड लेंथ कितनी 1.00626 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए डायोप्टर को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कूलाम मीटर में, तो होता है 3.3 इंटू 10 की पावर -30, मगर ESU सेंटीमीटर में लेंगे तो 10 की पावर -18। और एंगस्ट्रॉम को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -8। अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में लेते हैं तो 10 की पावर -10, और सेंटीमीटर में लेंगे तो -8। तो यहां से थ्योरेटिकल म्यू निकाली हुआ आएगा Q इंटू डी। क्यू कितना आएगा 1e। 1 फंडामेंटल चार्ज कितना होगा, अगर ESU में लूंगा तो वो 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU में। अगर कूलाम में लेते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डी कितना हो गया, ये हो गया जी इतना सेंटीमीटर में, डी इतनी हो गई सेंटीमीटर में, ये इतना हो गया ESU में, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ESU सेंटीमीटर। ये म्यू आ गया थ्योरेटिकल सोलो के। तो ये थ्योरेटिकल आ गया, और ऑब्जर्व हमें दे रखा है, तो 100% आयनिक परसेंटेज निकाल लेंगे, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व दे रखा था, ये थ्योरेटिकल हो गया, ये दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 16.7%। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये कह रहा है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करने हैं। देख लीजिए आप इसको जरा ध्यान से, ठीक है। ये आपको, ये ईथर हो गया, ये SO2Cl2 हो गया, ये XgF4 हो गया, ClF3 हो गया, XgF2, N2O, XgO2F2, H2O2, O2F2, SF4, B2S6, I2Cl6। ठीक है, ये आपको पता करना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। मोस्टली मैं बता ही चुका हूं, जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा वो नॉन पोलर होंगे, जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा वो पोलर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायपोल मोमेंट ऑर्डर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा डायपोल मोमेंट ऑर्डर करेक्ट है। OF2 का डायपोल मोमेंट अधिक, OF2 से ज्यादा बता रखा है H2O का, दूसरा है H2S से ज्यादा है NH3 का, NH3 से ज्यादा H2O का, और ये OCH3 और डाई मिथाइल ईथर है, उससे ज्यादा बता रखा है मिथेनॉल का, उससे ज्यादा बता रखा है वाटर का, और ये कह रहा है कि ऑल इज वेल, यानी कि ऑल ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, ये आपका डायपोल मोमेंट कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल सी बात थी इसमें मेन बात यही थी कहाँ डायपोल मोमेंट 0 होगा, कहाँ नहीं होगा। तो अगर क्या है 3 पॉइंट मैंने आपको इसमें मेन बताए हैं। अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो और उस पर लगने वाले एटम क्या हो, सेम हो, तो डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा 0। अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ जाए तो डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। और अगर क्या हो जाए अगर शेप क्या हो जाए, मॉलिक्यूल की शेप, अगर मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाएगी, अगर मॉलिक्यूल की शेप वैंड शेप हो, पिरामिडल शेप हो, टी शेप हो, तो भी कभी भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और लोन पेयर का डायपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा होता है किससे, बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर मोमेंट से। ये बातें थी, ठीक है, थैंक्स।